हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये एक स्पेशल और मोस्ट डिमांडेड वीडियो, या फिर यूं कहें बच्चों कि आज का हमारा ये लगभग 1.5 घंटे से भी ज़्यादा बड़ा एक एपिसोड क्लास 11th का, आपका हिंदी का जो सब्जेक्ट है बच्चों, हिंदी इलेक्टिव जिसे आप हिंदी ऐच्छिक भी कहते हैं। तो इसी के एनुअल के एग्जाम के लिए, ठीक है, यानी फाइनल एग्जाम जो आपका होने वाला है ना 2025-26 का, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है, एक दो दिन में ही यानी कि कल 17 फरवरी 2026 को मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का, और फिर अगले दिन यानी कि 18 फरवरी 2026 को इवनिंग शिफ्ट के बच्चों का आपका हिंदी का जो फाइनल एग्जाम है, एनुअल एग्जाम, वार्षिक पेपर, ये होने वाला है। ठीक है, तो आपकी बहुत ज्यादा डिमांड थी कि सर जी आप ना एक सैंपल पेपर, कम से कम एक सैंपल पेपर आप हमें फेस कैम लाइव के साथ में हमें समझा दीजिए। तो बच्चों आपकी डिमांड पे ये सेशन आपका 1.5 घंटे तक का रहने वाला है। और इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अपना फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर, और वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में। जी हाँ बच्चों, पूरा का पूरा पेपर इस 1.5 घंटे के अंदर आपको मैं लाइन टू लाइन, इवन वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छे से समझाऊंगा। और जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बताया जाएगा ना बच्चों इस सेशन में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो ज्यादातर पेपर में आते हैं। तो यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन के आने के हाईली चांसेस हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, एक बार कोई क्वेश्चन डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। बाकी पेपर का पैटर्न तो सभी को पता होगा, आपके पेपर में 3 खंड और 14 प्रश्न होने वाले हैं। खंड का के अंदर आपके 2 क्वेश्चन होंगे आपठित बोध वाले। खंड खा जो रहेगा बच्चों, इसमें अभिव्यक्ति और माध्यम की पुस्तक से संबंधित टोटल आपके 5 प्रश्न रहने वाले हैं। और ये जो आपके 5 क्वेश्चन है ना, इन्हीं 5 क्वेश्चन के अंदर आपका पूरा रचनात्मक लेखन, एक तरीके से लेटर, नॉर्मल लेटर यानी कि संपादक वाला, जॉब लेटर, पत्र, परिपत्र, कार्यव्रत, कार्यसूची, परिपत्र, ठीक है ना, प्रेस विज्ञापित, सब कुछ दृश्य लेखन A to Z सबकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे खंड नंबर का, यानी कि अंतराभाग 1 और अंतराल भाग 1। इससे रिलेटेड टोटल 7 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। लेकिन हम आपको MCQ बेस्ड जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो इवन जो सह प्रसंग व्याख्या होती है बच्चों, सब समझाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप चाहते हो कि आप इसे अच्छे से समझो तो इस सेशन को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। यानी कि ये 1.5 घंटा आप मुझे दीजिए, अच्छी तैयारी आपकी मैं करवा दूंगा। बाकी कोई क्वेरी क्वेश्चन डाउट हो तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, और चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो हमसे, है ना। टेलीग्राम ग्रुप को सारे बच्चे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कई बार एक ही दिन में हम कई वीडियो डाल देते हैं तो नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो लिंक आपको मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ ताकि मिस नहीं होगा आपसे कोई भी वीडियो फिर। ठीक है, तो चलो बच्चों, तैयार हो आप लोग अपने सैंपल पेपर के फुल सॉल्यूशन को एक ही वीडियो में समझने के लिए। मैं रेडी हूं एकदम 1.5 घंटा बहुत अच्छे से आपको समझाने के लिए। आप तैयार हो? जल्दी से बोलो आप तैयार हो बच्चों। तो चलो फिर, रेडी हो तो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे। जी सर, वी आर रेडी। चलो शुरू करेंगे बच्चों। देखो हम ना क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। ये हम ना ऐसे समझ लो जैसे रात के टाइम क्या है कि आप पढ़ाई करते हो बैठ के, है ना, अपने कुछ भी पढ़ने लगते हो, तो मैं आपको पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा जिसमें सारी चीजें समझा दूंगा। देखो इसमें हम क्या क्या समझेंगे, एक तो ये सारी चीजें मैं समझाऊंगा, ये आपको जो क्वेश्चन आंसर है। इसके अलावा आपके जो ग्रामेटिकल पार्ट है, लाइक दृश्य लेखन, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं दृश्य लेखन। इसके अलावा आपके जो और पार्ट होते हैं, लाइक जो भी लेटर वगैरह होता है यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, लेटर वगैरह सारी चीज़ें समझाऊंगा आपको। इसी के साथ ही साथ आपका जो भी और छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, लाइक प्रतिवेदन, ठीक है, इसके अलावा जो है कार्यसूची तैयार करना, ठीक है, प्रेस विज्ञापित तैयार करना, परिपत्र, कार्यव्रत बनाना, सब बताऊंगा आपको, चिंता मत कीजिए। ठीक है, सब बताऊंगा। ओके, हाँ जी सर, ये ऐसा ही लाइव सेशन चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से, इसे पढ़ के अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलो बच्चों मेरे साथ पढ़िएगा, और मैं जब क्वेश्चन आपसे पूछूं तो आप मुझे आंसर बताना है इसका। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, और हाँ ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। देखो क्या लिखा है, मेहनत और सफलता इसका सीधा संबंध है। सफलता कभी भी आसान नहीं होती, इसके लिए व्यक्ति को कठोर मेहनत करनी पड़ती है।
यह कहा जाता है कि बिना कठिन परिश्रम के सफलता प्राप्त करना असंभव है। मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है मेहनत। किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, सक्सेस पानी है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, हार्डवर्क चाहिए। किसी भी व्यक्ति के पास अगर महान उद्देश्य और दृढ़ निश्चय हो तो वो सफलता के मार्ग पर चल सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। केवल दृढ़ निश्चय या उद्देश्य से कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, है ना। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। मेहनत के अलावा कोई विकल्प देखना चाहो तो वो नहीं मिलेगा आपको। जो लोग सफलता के रास्ते पर चलना चाहते हैं उन्हें कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ता है। मेहनत से ही व्यक्ति अपनी सीमाओं को पार करता है और हर कठिनाई को अवसर में बदलने की क्षमता प्राप्त करता है। इसके आगे किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपनी पूरी ताकत और समय उस कार्य में लगाना पड़ता है। यह मेहनत ही तो है जो अंततः व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचाती है। इसके अलावा हमारे इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जो मेहनत और संघर्ष की सफलता की कहानी बताते हैं। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऐसी महान हस्तियों ने अपने जीवन में कठिन परिश्रम किया और अपने लक्ष्य को हासिल किया। इन महान व्यक्तियों के उदाहरण हमें ये सिखाते हैं कि अगर हम मेहनत करते हैं तो कोई भी उद्देश्य असंभव नहीं होता है। इसके अलावा मेहनत के बिना सफलता का कोई मूल्य ही नहीं है। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने कार्यों में लगातार मेहनत करनी चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत की शक्ति से कोई भी व्यक्ति जीवन में जो चाहे सो हासिल कर सकता है। प्रश्न क्या बनेगा बच्चों, यहां से प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कितने बच्चों ने इसको ढंग से सुना था। क्वेश्चन है, सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी तत्व क्या है बच्चों? सारे के सारे आंसर करेंगे जितने बच्चे इस सेशन में ज्वाइन है। और बच्चों इस सेशन के एंड होने से पहले लाइक का एम रखते हैं 151, ठीक है। लाइक का एम 151 है, तो सारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। सो क्वेश्चन क्या है इसका आंसर? सफलता को प्राप्त करने का तत्व सी, वेरी गुड, मेहनत। चलिए सेकंड क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो हमें इसमें देखना है कौन से सही हैं। पहला है बच्चों, बिना मेहनत के सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। बिल्कुल सही सर जी। मेहनत से व्यक्ति अपनी सीमाओं को पार कर सकता है, यानी कि जो वो है उससे और आगे बढ़ता है। सही बात। सफलता प्राप्त करने के लिए किसी अन्य का सहारा जरूरी है। बिल्कुल गलत, किसी की सहारे की जरूरत नहीं है आपको सफलता पाने के लिए। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, ये भी ठीक है हमारा, ठीक है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ठीक है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, लिखा है ना ये, एक सेकेंड, हाँ कहाँ गया, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, हाँ ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे ना क्वेश्चंस में ऑप्शन में मिस्टेक है। यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा नहीं, चौथा वाला, ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा, ये 3 हमारे सही होंगे, ठीक है, 3 हमारे सही होंगे। हाँ सर 3 होंगे, ठीक है, 3 होंगे हमारे यहाँ पे सही। ओके चलो, अभिकथन कारण को ध्यान से पढ़ो बच्चों, पैसेज के हिसाब से। अभिकथन कहता है सफलता पाने के लिए किसी भी व्यक्ति को मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत से ही व्यक्ति अपनी कठिनाइयों को अवसर में बदल सकता है, यानी कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको अपॉर्चुनिटीज में बदल सकता है मेहनत से। तो यहाँ पे सही भी है और व्याख्या भी है। अगला क्वेश्चन, समानता के बिना मेहनत का क्या महत्व है? गद्यांश में बताया गया है कि मेहनत के बिना सफलता का कोई महत्व तो नहीं है और केवल मेहनत से ही किसी भी उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। मेहनत और सफलता के संबंध को स्पष्ट कीजिए बच्चों। तो मेहनत ही सफलता की कुंजी है। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। बिना मेहनत के कोई भी उद्देश्य हासिल करना संभव नहीं है। मेहनत से व्यक्ति अपनी सीमाओं को पार करता है और हर कठिनाई को अवसर में बदलने की क्षमता प्राप्त करता है, ठीक है। इसके अलावा इतिहास में किस प्रकार के उदाहरणों से यह सिद्ध हुआ है कि मेहनत से सफलता प्राप्त की जा सकती है? तो बहुत सारे नाम अभी आए थे ना, उन्हीं के हिसाब से वही नाम लिख देंगे, ठीक है। और मेहनत करने में व्यक्ति में क्या परिवर्तन आते हैं? तो मेहनत करने से व्यक्ति में आत्मविश्वास आता है, संघर्ष करने की शक्ति होती है, सीमाओं को पार करने की क्षमता आती है। मेहनत से व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है, रास्ते चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, इस तरीके से, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है। ओके, ये कॉन्सेप्ट है हमारे। हाँ जी सर, आराध्या, वेरी गुड। ओके, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड है काव्यांश वाला, हम जल्दी जल्दी डिस्कशन करेंगे, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए। लिखा हुआ है
जीवन है एक बहती धारा, कभी सरल कभी गहरा प्यारा, सपनों की सीढ़ी चढ़ते जाना, हर मुश्किल को हंसकर सह जाना, सूरज उगता अंधियारे को हराने, सिखाता हमें नए दिन को अपनाने, संघर्षों से मत घबराना कभी, आगे बढ़ने की राह बनाती यही, हर आंसू छुपाए खुशी की बात, हर दुख देती जीवन की सौगात। आगे लिखा है, सुख दुख है चक्र निरंतर चलते, जो सीख ले वही आगे बढ़ते, जीवन का मरम जो समझ ले, हर मुश्किल उसे राह दिखा दे, हर घड़ी से सीखो कुछ नया, यही है जीवन की सच्ची दिशा। ओके, सो क्वेश्चन है, सूरज उगता अंधियारे को हराने, इससे क्या तात्पर्य बच्चों कि हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर आता है। सूरज उगता है यानी कि नया अवसर आता है, अंधियारे को हराने के लिए यानी कि हर कठिनाई के बाद। सो आपका सी करेक्ट है। अगला, पद्यांश के अनुसार हमें कथनों पे विचार करना है। तो बच्चों देखेंगे, जीवन में सुख दुख का आना लगा रहता है, पद्यांश में बताया गया ना ये, हाँ सर बताया गया है। इसके अलावा हर संघर्ष एक नई सीख लेकर आता है, हाँ ये भी बताया गया पद्यांश में। इसके अलावा जीवन की राह हमेशा सरल और आसान होती है, नहीं भाई कठिन भी तो होती है। हाँ, तीसरा गलत है, हर आंसू में छुपी होती है खुशी की बात, ये भी सही बात है कि हर आंसू में छुपी होती है खुशी की बात। तो क्या हो जाएगा? ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा यानी कि ए वाला। सर जी गुड इवनिंग, 9:40 हो रहे हैं शाम के, ठीक है, शाम के क्या रात के कह लीजिए, ठीक है। सो हाँ ए हो जाएगा। चलो अभिकथन कारण को देखते हैं, सुख दुख का चक्र जीवन का अभिन्न हिस्सा है, सही बात। कविता में बताया गया है कि हर अनुभव से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, हर अनुभव से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, सही बात है। व्याख्या भी मिलेगी हमें, तो यहाँ पे दोनों सही है, व्याख्या भी है। क्वेश्चन 4, हर आंसू छुपाई खुशी की बात, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हर दुख के पीछे कोई ना कोई सकारात्मक सीख जरूर होती है। संघर्षों से मत घबराना कभी, इसका क्या संदेश है बच्चों? इसका संदेश है, यह पंक्ति हमें जीवन के संघर्ष का सामना साहस और धैर्य के साथ करने की प्रेरणा देती है। कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं करती बल्कि हमारी क्षमताओं को बढ़ाती हैं। हर संघर्ष हमें आगे बढ़ने के लिए नया रास्ता दिखाता है और सफलता की ओर लेके जाता है। इसके अलावा हर घड़ी से सीखो कुछ नया, कविता में किस बात की प्रेरणा देता है? तो देता है बच्चों, यह पंक्ति जीवन के हर पल को सीखने का अवसर मानने की प्रेरणा देती है। हमें अपने अनुभवों, सफलताओं और असफलताओं से नए विचारों और दृष्टिकोण अपनाने चाहिए, यही प्रगति और आत्मविश्वास का आधार है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। सो ओके, ठीक है, 100+ बच्चे वॉचिंग पे आ चुके हैं। बच्चों जिसने अभी सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, 151 के लाइक के टारगेट को पूरा करेंगे सारे बच्चे जल्दी से जल्दी। ओके, तो अब हम लोग शुरुआत करेंगे खंड खा को। तैयार हो बच्चों? आर यू रेडी फॉर सेक्शन नंबर बी? इफ यस देन से यस सर। ओके, एमसीक्यू कब करवाओगे सर? एमसीक्यू भी करेंगे, धीरे धीरे करके करेंगे, चिंता मत कीजिए, एमसीक्यू भी करेंगे। सर जी नमस्ते, नमस्ते सबकी को, नमस्ते 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 नमस्ते। सानिया, सर जी यू आर द बेस्ट टीचर, बहुत बहुत धन्यवाद। यस सर आई एम ऑलवेज रेडी क्वीन पायल। चलो शुरू करेंगे बच्चों। अब यहाँ पे आ चुका है हमारा खंड नंबर खा, अभिव्यक्ति और माध्यम का। ठीक है, कई क्वेश्चंस बच्चों अभिव्यक्ति माध्यम के लिए मैंने आपके लिए अलग से एक लाइव सेशन अटेंड किया है। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी लाइव वाली, तो आपके एमसी ये जो क्वेश्चन ना आपके अभिव्यक्ति माध्यम के अच्छी तैयारी हुई होगी। बाकी पार्ट 2 का लाइव सेशन सुबह सुबह आएगा, तो बच्चे उसे भी देखना सारे। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है तीसरे में? दरअसल ये ना 5 नंबर के क्वेश्चन है, एक 1 नंबर का है, 2 आपके 2 नंबर के हैं। तो क्वेश्चन है, जनसंचार से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित एवं निर्धारित करने वाला कौन होता है? द्वारपाल। कौन होता है बच्चों? द्वारपाल होता है। यस सर, द्वारपाल होता है। वेरी गुड। संचार शब्द की उत्पत्ति और अर्थ समझाइए बच्चों। तो कैसे लिखेंगे? संचार, इसका अर्थ है चर धातु से उत्पन्न संचार शब्द का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। आगे,
दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचनाओं का, विचारों का, भावनाओं का मौखिक रूप से, लिखित रूप से, दृश्य या अश्रव्य माध्यम से जो पहुंचती है उसे संचार कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका ये हुआ। श्रुति पांडे, थैंक्स डियर। ओके, संचार का ये मतलब है। सर पार्ट 2 का टाइम बता दो। सुबह सुबह का पार्ट 2 का टाइम होगा तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। ठीक है, 9 या साढ़े 9 बजे। आगे देखो, पत्रकारिता को खास बनाए रखने के लिए संपादन के सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है, वर्णन कीजिए। सिंपल सा क्या बताना है, संपादन के सिद्धांत, पत्रकारिता के संपादन के सिद्धांत। चलो बताते हैं आपको संपादन के सिद्धांत। भाई संपादन के सिद्धांत बहुत सारे हैं। ठीक है, तो पहले हम संपादन का अर्थ समझेंगे। देखो संपादन का मतलब क्या होता है, किसी सामग्री की अशुद्धियों को दूर करके उसे पाठनीय बनाना। कोई भी सामग्री जब पहले आती है छापने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले उसकी जो अशुद्धियां होती हैं उसको दूर करना पड़ता है। ठीक है, ताकि वो पढ़ी जा सके। उप संपादक अपने संवाददाता की खबरों की भाषा, व्याकरण, वर्तनी और तथ्यपरक अशुद्धियों को दूर करके उसे प्रकाशित करने का स्थान तय करता है। अब बारी आती है संपादन की। तो संपादन में क्या क्या होता है बच्चों, मैं आपको सीधा पॉइंट बता देता हूं, आप यहां से देख सकते हो। संपादक में सबसे पहला सिद्धांत होता है निष्पक्षता, यानी कि फेयरनेस। इसका मतलब होता है पत्रकार के लिए निष्पक्ष होना जरूरी है। पत्रकारिता का चौथा स्तंभ, पत्रकारिता जो है हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ठीक है, 3 है राज्य, वो 3 है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, चौथा है मीडिया। निष्पक्षता का अर्थ तटस्थता भी नहीं है। सिंपल सी बात है, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। निष्पक्षता ये होना चाहिए। तथ्यों की शुद्धता यानी कि एक्यूरेसी। मीडिया जो है एक तरीके का यथार्थ है, एक सच है, तो इसमें जो भी बातें बताई जाएं वो एकदम सच होनी चाहिए। किसी भी तथ्य को तोड़ मरोड़ के नहीं बताना चाहिए, ये चीज। ठीक है, इसके अलावा वास्तुपरकता, ऑब्जेक्टिविटी। एक पत्रकार समाचार के लिए तथ्यों का आंकलन अपनी धारणा के आधार पर ना करके उसकी वास्तविकता की चर्चा करे, उसको समझे। यानी कि जो तथ्य मिला छापने के लिए, संपादन करने के टाइम पे क्या करे, वो अपनी बातें ना जोड़े, उसमें जो असलियत है उसे प्रस्तुत करे। ठीक है, ये चीजें जरूरी होती हैं। इसके अलावा देखेंगे संतुलन यानी कि बैलेंस। समाचार को किसी एक पक्ष में झुका नहीं होना चाहिए, उसे दोनों पक्षों की बात करनी चाहिए, उसे दोनों पक्ष में बात करनी है। स्रोत यानी कि सोर्सिंग एट्रीब्यूशन। किसी भी समाचार में शामिल की गई सूचना एवं जानकारी का कोई स्रोत होना आवश्यक है, तो स्रोत का उल्लेख आवश्यक हो। कोई भी सूचना मिलती है ना, तो उसका कोई ना कोई स्रोत होता है, तो उस स्रोत को भी लिखना जरूरी है। ये क्वेश्चन, ये पॉइंट है बच्चों संपादन के सिद्धांत के। ओके, सो आ गया समझ बच्चों, सारे के सारे बताएंगे। सर जी एमसीक्यू वैन, एमसीक्यू भी समझाएंगे, काहे टेंशन ले रहे हो डियर, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, धीरे धीरे करके सब समझेंगे। ओके जी सर, यस सर जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, दृश्य लेखन। ठीक है, क्या है अगला क्वेश्चन, 3 शीर्षक में से किसी एक शीर्षक का आपको दृश्य लेखन करना है। तो बच्चों दृश्य लेखन याद रखिएगा, हमेशा आप लिखेंगे प्रेजेंट टेंस में, यानी कि आप लिखेंगे वर्तमान में रह के। ठीक है, वर्तमान में, भले ही आप जो है उसको किसी टाइम पीरियड के बारे में लिखें, हमेशा वर्तमान में लिखें। जैसे कि यहाँ पे टॉपिक है खेल कूद प्रतियोगिता का दृश्य। आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है ना, तो उसी के बारे में लिख सकते हैं। शॉपिंग मॉल में आप घूमने के लिए गए, तो शॉपिंग मॉल में आपने क्या क्या देखा है ना, उसके बारे में लिख दीजिए। रेलवे स्टेशन में आप गए, आपने वहां क्या क्या देखा, ये लिख दीजिए, है ना। तो चलो लिखते हैं बच्चों। जैसे कि एक मैंने लिखा हुआ है खेल कूद प्रतियोगिता का दृश्य। अब ये दृश्य मैंने 2-4 दिन पहले का देखा हुआ, वो लिख दिया है। ठीक है, आप इसको प्रेजेंट टेंस में लिखें, तो छोटे छोटे पहले की पॉइंट लिखेंगे आप। ठीक है, जैसे कि खिलाड़ी, उत्साह, दर्शक, पुरस्कार, टीम वर्क, ऐसे करके, है ना, ये चीजें हो गई आपकी। फिर पिछले सप्ताह कह लीजिए, या फिर आज के दिन, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज के दिन मेरे स्कूल में वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। सुबह से ही स्कूल का मैदान खिलाड़ियों और दर्शकों की आवाज से गूंज रहा था। खेल कूद प्रतियोगिता में दौड़, लंबी कूद, क्रिकेट, बैडमिंटन, अन्य खेल भी मैंने देखा कि शामिल हुए। हर खेल के लिए अलग अलग क्षेत्र निर्धारित किए गए थे।
खिलाड़ी अपनी तैयारियों में जुट गए थे हर खेल के, ठीक है। दर्शकों का उत्साह बढ़ाने के लिए तालियां भी बज रही थी बहुत सारी। इसके अलावा दर्शकों में छात्रों के साथ अभिभावकों की उपस्थिति मैंने देखी, तो इससे माहौल और भी रोमांचक बन गया। देखने वालों में छात्र भी थे, उनके अभिभावक भी थे, मैंने देखा, ठीक है। सभी ने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों और टीमों का उत्साहवर्धन किया, चीयर्स करके कि तुम कर सकते हो, तुम जीतोगे, नाम पुकार पुकार के, टीम ये टीम वो, ऐसे करके। मैंने देखा प्रतियोगिता के अंत में पुरस्कार वितरण समारोह हुआ, विजेता को ट्रॉफी और मेडल दिया गया, ठीक है। यह खेलकूद प्रतियोगिता ना सिर्फ हमारे मनोरंजन के लिए थी, मैंने देखा, बल्कि ये रोमांच से भी भरपूर थी, मनोरंजन भी थी, और इसने हमें टीम वर्क और अनुशासन और खेल का महत्व भी सिखाया। यह अनुभव मेरे लिए बहुत ही प्रेरणादायक था। एक शब्द जरूर लिखना बच्चों, कट टू। इस वर्ड का अगर आप पूरा स्रोत लिखोगे ना, पूरा दृश्य लेखन, तो आधा नंबर कट जाएगा कि ये नहीं लिखा तो कट टू, ठीक है। इस तरीके से एक दृश्य और देख लीजिए आप बच्चों, जैसे कि शॉपिंग मॉल का दृश्य, ठीक है। अब देखो बच्चों, शॉपिंग मॉल, जैसे आप गए हो शॉपिंग करने के लिए, है ना, तो मैंने मतलब शॉपिंग मॉल में बहुत सारी दुकानें थी, दुकानें तो नहीं होती उसमें, स्टॉल्स होते हैं, छोटे छोटे स्टॉल्स, ठीक है। तो स्टॉल्स थी, मैंने खरीदारी की, फैशन था वहाँ पे, रेस्टोरेंट, मनोरंजन वगैरह सारी चीज़ें। तो कैसे लिखेंगे? शॉपिंग मॉल का दृश्य हमेशा आधुनिकता और उत्साह से भरा होता है, मैंने ऐसा देखा। हाल ही में मैं अपने दोस्तों के साथ में एक बड़े से शॉपिंग मॉल में गया था, आज के दिन या हाल ही में, ठीक है। मॉल के अंदर प्रवेश करते ही रंग बिरंगी रोशनी से सजावट ने ध्यान मेरा आकर्षित कर लिया। मॉल में तो होता ही ऐसा है ना। तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, खरीदी, और इस तरीके से। ओके जी सर, सर आप अपना फेस हटा दो। आगे देखेंगे, अब हम लोग लेटर को देखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको कंफर्म करना चाहूँगा, जो लेटर अभी आपको मैं बताने वाला हूँ, जो फॉर्मेट आपको मैं बताने वाला हूँ, जितने बच्चे सेशन में जुड़े हो, लेटर के अंदर पूरे 5 नंबर आप लेके आओगे, आई एम श्योर 100%। बस जो बात आपसे मैं कहूँ, जो समझाऊँ, उसे ध्यान से देख लेना। एक ऐसा फॉर्मेट, पूरे 5 नंबर आपके, ठीक है। कुछ 5 या 10% चेंज करना होगा, बाकी सेम टू सेम। चलो समझो, देखो लेटर 2 आएंगे आपके। एक रहेगा आपका, कहाँ चला गया, हाँ, किसी अधिकारी को, एक अधिकारी को रहेगा। दूसरा जो है ये होगा आपका आवेदन पत्र। दूसरा क्या होगा बच्चों? दूसरा होगा आपका आवेदन पत्र। तो मैं आपको आवेदन पत्र का एक ऐसा फॉर्मेट बता दूंगा, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, 10-5% चेंज करना है, कुछ भी नहीं, ठीक है। जैसे आप देवेश या देवकी शर्मा है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग दिल्ली में जनसंपर्क अधिकारी के लिए पद के लिए अपनी योग्यता, अनुभव और संबंधित कौशल का विवरण देते हुए आवेदन तैयार करें, ठीक है। तो किसे लिखना है बच्चों? दिल्ली में जनसंपर्क अधिकारी को लिखना है, ठीक है। अधिकारी का नाम जनसंपर्क अधिकारी, आपका नाम देवेश या देवकी, ठीक है। पद क्या है? पद है बच्चों जनसंपर्क, एक सेकेंड, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अधिकारी को लिखना है, हाँ यही है, ठीक है। चलो देखते हैं बच्चों। हाँ ये रहा बच्चों, देखो कितना बढ़िया तरीके से मैंने सारी चीजें यहाँ पे लिख रखी है, और हमेशा मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ, हमेशा, ठीक है। देखो बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे अपना पता, आपका पता आ जाएगा, यानी कि भेजने वाले का। कौन लिख रहा है इसे? आप लिख रहे हो ना, तो आपका पता। आपका पता क्या है बच्चों? परीक्षा भवन, काकागा रोड, नई दिल्ली, आपका पता हो गया। दिनांक क्या आएगी? जिस डेट को आप लिख रहे हो, मर्जी है आपकी, कुछ भी लिख दो। दिनांक ही हमने लिख दी 21 तारीख। अब बच्चों ये प्रति लिखना जरूरी है आवेदन में, क्योंकि आवेदन में प्रति इसलिए लिखा जाता है, इससे पता चलता है कि आप किसी विज्ञापन के उत्तर में इसको लिख रहे हो, ठीक है। सेकंड स्टेप, प्राप्तकर्ता अर्थात जिसे मिलेगा उसका पता। तो किसे मिलेगा बच्चों? मिलेगा एचआर मैनेजर, किसके? सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के, कहाँ के? करोल बाग के, नई दिल्ली के, इस तरह से, ठीक। फिर विषय आ जाएगा बच्चों, विषय हमारा जनसंपर्क अधिकारी, पद हेतु आवेदन पत्र, ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो अब आपको मैं बताने वाला हूं, इतनी सारी चीजें जो लिखी हुई है ना, इनमें आपको सिर्फ छोटी मोटी बातें चेंज करनी, सिर्फ 2 चीजें। क्या? आपको अपनी संस्था, कंपनी, होटल या स्कूल, वो नाम यहाँ पे डालना है।
आपको आपका पद का नाम, टीचर, रिसेप्शनिस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर, जो भी हो वो आपको डालना है। बाकी पूरा बॉक्स आप याद कर लो। नैतिक समाचार पत्र में दिनांक 19 फरवरी 2025 को प्रकाशित हुए विज्ञापन से पता चलता है कि दिल्ली के करोल बाग की डैश डैश कंपनी में और इस पद के कुछ पद रिक्त हैं, जिसके लिए मैं स्वयं को उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अगर आप मुझे अवसर देंगे तो मैं अपना कार्य पूर्ण लगन से करूंगा, परिश्रम से और निष्ठा से करूंगा। आशा है आप मेरे आवेदन पर ध्यानपूर्वक विचार करेंगे। मैं अपने शैक्षिक योग्यताओं और कार्य अनुभव आदि का विवरण सहित स्वयं संलग्न कर रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से हो गया आपका ये। इसके अंदर आपको क्या चेंज करने की जरूरत पड़ेगी? सिर्फ और सिर्फ आपको अपना ये संस्था चेंज करना है। ठीक है, आपको अपने पद का नाम चेंज करना है, बाकी एज इट इज पूरा लिख देना आपको। ठीक, आगे जो ये लिखा हुआ है भवदीय संलग्न में आप स्वयंव्रत, शैक्षणिक तथा प्रमाण पत्र की प्रतिलिपियां, पासपोर्ट आकार का फोटो, ये सेम टू सेम लिख दो। ठीक है, अब स्वयंव्रत में आप अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, स्थायी पता ये लिख देंगे। अब आती है बच्चों शैक्षिक योग्यता। शैक्षिक योग्यता में आपको क्या करना है, आपको ना ये चार सभी में लिख देनी है। ठीक है, 10वीं 12वीं स्नातक कंप्यूटर कोर्स, ये इतना तो आप सभी में लिख दो, सभी में। ठीक है, 5वीं वाली जो आपकी रहेगी 5वीं, ये चेंज कर देना आपने टॉपिक के हिसाब से। जैसे कि जनसंपर्क अधिकारी है तो उसके मामले में आप कम्युनिकेशन से संबंधित कोई डिग्री है उसको लिख सकते हैं। मान लीजिए होटल मैनेजमेंट के लिए कोई वो है तो आप होटल मैनेजमेंट लिख देंगे। ठीक है, मान लीजिए किसी कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए तो आप इंजीनियरिंग की लिख देंगे, है ना। तो ऐसे करके आप इसको एक को चेंज करना है बस आपको, इसमें किसी एक को, बाकी सेम टू सेम पूरी शैक्षिक योग्यता ये लिख देंगे। इसके अलावा जो यहाँ पे बाकी की योग्यता वगैरह दी गई है ना कि अन्य योग्यताएं क्या हैं, तो सेम टू सेम सभी में लिख देना, कोई भी टॉपिक हो। कार्य अनुभव में जैसे कंपनी होगी तो कंपनी का नाम डाल देंगे, स्कूल होगा तो स्कूल डाल देंगे, इस तरीके से। उपलब्धियां आप चाहें तो सेम भी लिख देंगे तो भी चल जाएगा। अभिरुचियां बिल्कुल सेम लिख दीजिए, भाषा का ज्ञान सेम लिख दीजिए, संपत्ति दो व्यक्ति, मैनेजर प्रबंधक, मैनेजर और प्रबंधक ये जरूर लिखना है, दिनांक और आपका नाम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जॉब का लेटर लिखना है। ओके, क्विक रिवीजन कराऊं एक बार आपको, सारे बच्चे बताएंगे अगर आपको इसका क्विक रिवाइज करना है जल्दी से। कल मॉर्निंग में क्लास है 5:30 बजे, बिल्कुल। लॉन्ग क्वेश्चन तो बच्चे वैसे भी आपके 2 चैप्टर से आने हैं, वो जो अंतराल वाले हैं 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे उनसे। एक बार हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं, इसको ध्यान से समझ लेना। ठीक है, बिल्कुल क्विक रिवाइज करते हैं, एक बार ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहले आप लिख दीजिए अपना पता, फिर आप लिखिए डेट, फिर आप लिखिए जिसे आप भेजेंगे उसका पता, बीच में प्रति। ठीक, फिर विषय लिख देंगे आप। विषय लिखने के बाद में जो लाइन जितनी यहाँ पे लिखी हुई है मैंने आपको 2 दे रखी हैं, जो आपको दिख रही हैं, सिर्फ 2 चीजें चेंज करनी है जो मैंने हाईलाइट कर रखी है यहाँ पे। कंपनी का नाम, स्कूल का नाम, संस्था जो भी है उसका नाम, जो भी आपका पद है वो लिख देंगे। A to Z इसको आप पूरा कॉपी कर लीजिए, A to Z। एक चीज और याद रखना, जैसे यहाँ डेट आपने 21 फरवरी लिखी है ना ये वाली, तो यहाँ पे जो आप लिखोगे 1-2 दिन का अंतर होना चाहिए इसमें, ज्यादा नहीं, 1 से 2 दिन का, क्योंकि विज्ञापन कितने दिन का मान्य होता है, 1, 2, 5, 10 दिन, ज्यादा, इसीलिए। ठीक, और जो ये भवदीय संलग्न वगैरह है सारी चीजें लिख देंगे। स्वयंव्रत में आप ये चीजें लिख देंगे। फिर शैक्षिक योग्यताओं में एक चेंज कर देंगे, आखिरी वाली जो आपका टॉपिक होगा उसके हिसाब से। कार्य अनुभव चेंज कर देंगे आपके टॉपिक के हिसाब से। बाकी A to Z आप पूरा का पूरा लिख देना, पूरे 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए जॉब लेटर के। ठीक है, हाँ सर जी, अब ठीक से समझ में आ गया जॉब लेटर, चलो बढ़िया बात है, आ गया समझ में ढंग से। तो जॉब लेटर में भी आपका पूरा हो चुका है। ओके, 5 बजे नहीं 5:30 बजे बच्चे, 5 नहीं 5:30। अगला, अब हमें जो है ना नगर निगम अधिकारी को सड़क पर गड्ढों की समस्या के बारे में पत्र लिखना है। गड्ढों के कारण सड़क पर दुर्घटनाएं हो रही हैं और पैदल चलने वालों को परेशानियां हो रही हैं। इस मामले में आपको गड्ढों की मरम्मत करवाने के लिए नगर निगम अधिकारी को एक पत्र लिखना है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं पत्र बच्चों। देखो, आपका पता, भेजने वाले का पता, सेम टू सेम वही चीज आएगी। पहले तो आपका पता है ये वाला, डेट आ जाएगी, प्राप्तकर्ता कौन है तो श्रीमान नगर निगम अधिकारी, करोल बाग, उत्तरी नई दिल्ली, हमारा रिसीवर एड्रेस प्राप्तकर्ता का।
अब विषय आ जाएगा बच्चों, विषय में लिखेंगे सड़क पर गड्ढे होने के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ने के शिकायत होती पत्र, शिकायत हेतु पत्र। ओके, सो आगे महोदय, सविनय निवेदन यह है कि हमारे क्षेत्र की मुख्य सड़क पर गड्ढे हो गए हैं जिससे यातायात में काफी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। सड़क की मरम्मति की आवश्यकता है क्योंकि इन गड्ढों के कारण वाहन और पैदल चलने वाले लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। गड्ढों की वजह से सड़क पर दुर्घटनाएं हो रही हैं। वाहन चालक इन गड्ढों को देख नहीं पाते हैं, टकरा जाते हैं जिससे नुकसान होता है। इसके अलावा इन गड्ढों के कारण पैदल चलने वालों को भी खतरा होता है। खासकर बारिश के दिनों में जब गड्ढे पानी से भर जाते हैं तब तो खतरा और बढ़ जाता है। आपसे निवेदन है, कृपया शीघ्र सड़क की मरम्मत कराई जाए और गड्ढों को भरा जाए ताकि दुर्घटना का खतरा कम हो सके और नागरिकों को परेशानी ना हो किसी भी प्रकार की। इस तरीके से आप लिख सकते हैं बच्चों। ओके, और बाद में लिख देंगे धन्यवाद भवदीय आपका नाम, इस तरीके से। सो ये वाला भी पूरा हो गया हमारा। चलो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 6 को। इसमें कई सारे आपके छोटे छोटे टॉपिक हैं, इन सभी को जल्दी से जल्दी समझेंगे, ठीक है, बहुत ही जल्दी समझेंगे, ठीक है, लेकिन ढंग से समझेंगे, चिंता मत करो। क्वेश्चन 6 है, किसी एक विषय पे व्यावहारिक लेखन कीजिए। बच्चों पेपर में ना सिर्फ 2 क्वेश्चन होंगे आपके यहाँ पे, सिर्फ 2 क्वेश्चन। इन 2 क्वेश्चन में आपके पत्र, परिपत्र नहीं, पत्र नहीं, पत्र तो उधर चला गया, परिपत्र, प्रतिवेदन, कार्यसूची, कार्यव्रत, प्रश्न विज्ञापित और एक और है शायद कोई परिपत्र टाइप में कुछ और है, तो वो रहेंगे टोटल 5 से 6 टॉपिक, जिसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। और इसमें से 110% चांसेस है कि प्रतिवेदन तो आएगा ही आएगा, प्रतिवेदन हर साल ही आता है। बाकी जो रह जाएगा वो अभी हम देख लेंगे, ठीक है। सो यहां पे देखो बच्चों क्या कहा गया है, विद्यालय में स्वास्थ्य जीवन शैली पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई जिसमें छात्रों को पोषण और व्यायाम का महत्व समझाया गया। इस पर प्रतिवेदन तैयार कीजिए। तो प्रतिवेदन याद रखिए हमेशा लिखा जाएगा जो हो चुका है उसके मामले में, ठीक है। तो चलो बच्चों प्रतिवेदन तैयार करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। स्वास्थ्य जीवन शैली पर जांच समिति का प्रतिवेदन, ठीक है, इसका जांच समिति का प्रतिवेदन। शुरुआत कैसे करोगे, शुरुआत करेंगे, विद्यालय में स्वास्थ्य जीवन शैली पर संगोष्ठी आयोजित की गई जिसमें छात्रों को पोषण और व्यायाम का महत्व समझाया गया। इस आयोजन के लिए जांच समिति का गठन किया गया जिसमें कई सदस्य थे। इन सदस्यों में आप अपने दोस्तों का नाम लिख सकते हैं अच्छे से, किसी को प्रधानाचार्य बना दीजिए, किसी को अध्यक्ष बना दीजिए, किसी को फिजिकल एजुकेशन का अध्यक्ष वो टीचर बना दीजिए, है ना, इस तरीके से। ओके, जी सर, बिल्कुल सही। सो आगे लिखेंगे बच्चों इस तरीके से कि गठित समिति ने इस दिशा में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। क्या प्रतिवेदन प्रस्तुत किया? स्वास्थ्य जीवन शैली पर आयोजित संगोष्ठी का उद्देश्य विद्यार्थियों को स्वस्थ रहने के लिए सही आहार और नियमित व्यायाम के महत्व को बताना था। इस संगोष्ठी में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को पौष्टिक आहार, पर्याप्त पानी पीने, नींद की गुणवत्ता को बनाए रखने की आवश्यकता के बारे में बताया। साथ ही शारीरिक फिटनेस के लाभ जैसे मानसिक संतुलन और ऊर्जा स्तर में वृद्धि और बीमारी से बचाव के विषय में भी चर्चा की गई। विद्यार्थियों को स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया ताकि वे अपने जीवन को अधिक से अधिक सशक्त और सुखमय बना सकें। संगोष्ठी के अंत में छात्रों ने शारीरिक गतिविधियों के महत्व को समझा और उसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प लिया। इसके अलावा इस कार्यक्रम के दौरान सही आहार की आदतें, स्वच्छता बनाए रखने की टिप्स भी साझा की गई ताकि छात्रों का स्वास्थ्य बेहतर रह सके। इस आयोजन में विद्यार्थियों के जीवन में स्वास्थ्य आदत को बढ़ावा देने के लिए ये सफल रही और अब से एक स्वास्थ्य जीवन शैली के प्रति सभी लोग जागरूक हैं। दिनांक और आपके हस्ताक्षर। इसके अलावा एक और मैंने आपको प्रतिवेदन करवा रखा है बच्चों, आपको दिखा देता हूं पिछली वीडियो का, ठीक है। ये प्रतिवेदन है कि वार्षिक खेल दिवस आयोजन के ऊपर, ठीक है, प्रतिवेदन तैयार करना था। तो देख सकते हैं बच्चों, मैं इसको छोटा कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए। ये देखो मैंने आपको समझा रखा है पहले भी वैसे, ठीक है, और इजीली आप देख सकते हैं इसको, ये रहा, ठीक है। सर आई एम न्यू Mahinur. Welcome dear.
अगला देखो बच्चों, अब हमें क्या करना है, अब हमें कार्यसूची बनानी है। बच्चों देखो, मैं ना आपको कार्यसूची कार्यव्रत एक ही जगह बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कार्यसूची और कार्यव्रत, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए जैसे कि ये वाला देखो बच्चों, ये वाला मैं आपको बताता हूँ, वैसे पहले भी बता रखा है लेकिन इस बार बहुत सारे बच्चे लाइव में है ना, तो सबको ढंग से बता देता हूँ, ठीक है। सर कल 5:30 बजे क्लास होगी लाइव? हाँ कल 5:30 बजे होगी, ठीक है, कल लाइव 5:30 बजे होगी। ओके जी सर, समझ गए। चलो देखो, टॉपिक है हमारा क्या क्या, कहाँ गया अभी देखो, करोल बाग में निवासी कल्याण संघ, ठीक है, करोल बाग में निवासी कल्याण संघ ने युवाओं के एक दल को स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन की जिम्मेदारी दी। शिवम की ओर से संयोजक की भूमिका का निर्वाह करते हुए कार्यक्रम की कार्यसूची बनाएं। देखो एक चीज को बड़े गौर से सुन लो बच्चों, ठीक है, कार्यसूची और कार्यव्रत में अंतर क्या होता है। कार्यसूची में आप एक लिस्ट तैयार करेंगे उस विषय के बारे में जहां पे आपको क्या क्या काम करने हैं। कार्यव्रत में जो सूची बनाई गई है उस पे एक्शन लेना शुरू हो जाएगा, उसके लिए समितियां बननी शुरू हो जाएंगी, उसके लिए पैसे का आवंटन शुरू हो जाएगा। ये होता है कार्यसूची, लिस्ट तैयार करनी है, क्या क्या करना है, क्या होगा क्या नहीं, कैसे होगा। कार्यव्रत, चलो शुरू करते हैं काम, है ना, इस तरीके से। एक एक करके देखते हैं बच्चों, पहले लिखेंगे कार्यसूची फिर कार्यव्रत। तो कार्यसूची, देखो बच्चों कार्यसूची लिखने का तरीका, करोल बाग में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजन हेतु प्रबंधक दल समिति की बैठक के लिए कार्यसूची। तो देखो बैठक की तिथि 20 फरवरी 2025, बैठक का समय प्रातः 9 बजे, स्थान सामुदायिक भवन करोल बाग, अध्यक्ष प्रधान संगम विहार कल्याण समिति, सदस्य युवा दल। अब लिखेंगे कार्यसूची, क्या क्या हुआ, क्या क्या निर्णय लिए गए। तो देखो बच्चों कार्यसूची, प्रत्येक सदस्यों का स्वागत हुआ, स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन पर विचार विमर्श हुआ, ध्वजारोहण का स्थान, बैठक की व्यवस्था, देशभक्ति व सांस्कृतिक कार्यक्रम व जलपान की व्यवस्था के लिए समितियों का गठन व चर्चा की गई। मुख्य अतिथि के नाम पे विचार विमर्श हुआ कि कौन मुख्य अतिथि बनेगा, ठीक है, इसके ऊपर पुरस्कार और स्मृति चिन्ह के व्यय पर विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा अध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य विषय पर विचार विमर्श हुआ, धन्यवाद ज्ञापन और बैठक का समापन हो गया। तो इसमें क्या होता है, विचार होता है, ये करेंगे, छोटी मोटी लिस्ट बना ली जाती है, ठीक है। हस्ताक्षर होंगे इसके अंतर्गत अध्यक्ष प्रधान के, और जो संयोजक था जैसे कि शिवम संयोजक है ना, उसके होंगे, ठीक है। और यह है क्या, तो प्रबंधक दल समिति ने किया है। अब इसी का आता है दूसरा पार्ट जो कि है कार्यव्रत। तो करोल बाग में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजन के लिए प्रबंधक दल समिति की कार्यव्रत लिखिए, ठीक है। अब जो हमने सूची बनाई कार्यसूची, उसी को कार्यव्रत में अब हमें अपलोड करना है। तो चलो अपलोड करते हैं। देखो स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजन के लिए प्रबंधक दल समिति के कार्य बैठक का कार्यव्रत। दिनांक 20 जनवरी 2025 को बैठक संपन्न हुई। प्रबंधक दल समिति की अध्यक्षता संगम विहार निवासी कल्याण संघ के प्रधान श्री सुखलाल सिंह ने की। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की सूची इस तरीके से है। कार्यवाही का आरंभ संयोजक के द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत करने से हुआ, जैसे शिवम था संयोजक। इसके बाद उन्होंने अपने अनुभवों को बताया जिससे समिति स्वतंत्रता दिवस समारोह को अधिक प्रभावशाली व सफल बना सके। सामान्य चर्चा हुई। इसके बाद कार्य सूची जो बनी थी उसके विषयों पर विचार विमर्श हुआ, जिसका संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है। क्या विचार विमर्श हुआ बच्चों? पिछली बैठक के कार्यव्रत की प्रस्तुति की गई, अभी जो कार्यव्रत हमने बनाया, और निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा की गई। कार्यक्रमों का आयोजन ये देखा गया, स्थान तय किया था ना कहाँ होगा, तो कार्यक्रम का आयोजन जो है वो सेंट्रल पार्क में किया जाना तय हुआ सबके सदस्यों की सहमति से। ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए कैफ अंसारी जिम्मेदारी उन्होंने ली, ठीक है। किसने क्या जिम्मेदारी ली? ध्वजारोहण के लिए कैफ अंसारी ने जिम्मेदारी ले ली। राष्ट्रगान, देशभक्ति गीत, कविता, नाटक, ऐसे जो कार्यक्रम होंगे इनकी तैयारी खुशी और महक ने ले ली, ठीक है। और निवासियों के बैठने के लिए व्यवस्था, टेंट, माइक, ये हरविंदर सिंह और मनोहर श्याम ने एक इसके लिए अपनी समिति बना ली। इसके अलावा मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय नेता को आमंत्रित करने के प्रस्ताव को नूरजहां और मनोहर जहां ने श्याम ने असहमति जताई, ठीक है। क्यों जताई?
क्योंकि उसकी जगह इन्होंने कुमार धवन व श्रीमती लता धवन के नाम पे सहमति इसलिए जताई, उन्होंने कोरोना के टाइम पे जरूरतमंदों की मदद की थी, तो हम उसी को गेस्ट बनाएंगे जो हमारी मदद करेगा, नेता को क्यों बनाएंगे भाई हम, है ना। फिर जलपान में चाय, पकौड़े, समोसे, फूल, शरबत, पानी की व्यवस्था की जिम्मेदारी संयोजक हिमांशु ने ले ली। इसके अलावा सभी समितियों को उनके सौंपे गए कार्यों का अनुमानित खर्चे का ब्यौरा दिया गया। लगभग 1 लाख रुपए का खर्चा बैठा, अध्यक्ष ने स्वीकृति दे दी और फिर सुझाव मांगे गए और एक आधा पॉइंट इस तरीके से, और फाइनली हमारा ये कार्यव्रत पूरा हो गया। ठीक है, सो कार्यव्रत में भी सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। एक बार सारे बच्चे बता दीजिए, दोनों क्वेश्चन 5 नंबर वाले क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आएंगे बच्चों? 2 ही तो आपके चैप्टर हैं 5 नंबर के लिए, 2 ही तो चैप्टर हैं, आबादा मसीहा दिसारा जुबन की क्या है हुसैन वाला चैप्टर, बस यहीं से तो आएंगे 5 नंबर के। जी सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। नो सर, जिसको भी ढंग से समझ में ना आया हो, थोड़ा बहुत भी दिक्कत हो तो आप इसको रिप्ले कर लेना। सर जी मैप जो बताया था उससे अलग आया। बच्चों देखो, एक आधा क्वेश्चन मैप का अलग जरूर आया है, मैंने देखा है, लेकिन मैंने आपको स्टेट को पॉइंटिंग करना सिखाया था कि कौन सा स्टेट कहां पर है, तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मैप आपका छूटना चाहिए था। ठीक है, सो चलो अब हम लोग प्रेस विज्ञापित समझने वाले हैं। क्या है प्रेस विज्ञापित? देखो, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भारत सरकार का नया आपातकालीन उपाय प्रेस विज्ञापित तैयार कीजिए। ठीक है, नया आपातकालीन उपाय पर, या फिर एक प्रेस विज्ञापित ये ले सकते हैं, अखिल भारतीय साहित्य संस्कृति संस्थान के द्वारा आयोजित कार्यक्रम से जुड़े लेखकों कलाकारों के पारिश्रमिक में वृद्धि के लिए। एक और टॉपिक देता हूं आपको। अच्छा इसमें नहीं है क्या? अच्छा इसमें नहीं है, चलो कोई बात नहीं। सो लिखते हैं बच्चों प्रेस विज्ञापित अच्छे तरीके से, आने दो, ये रहा। देखो बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे अपनी संस्था का नाम, तो यहाँ पे संस्था हमारी है इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक है, क्या है भारत सरकार। ठीक है, भारत सरकार, ये हो जाएगा प्रेस विज्ञापित। ठीक है, देखो बच्चों लिखेंगे प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भारत सरकार का नया आपातकालीन उपाय, ये विषय हो गया हमारा। अब बाकी की चीजें लिख देंगे, भारत सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक नई आपातकालीन योजना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य जो आपदाएं हैं इनके दौरान त्वरित प्रतिक्रिया और प्रभावी राहत प्रदान करना है। ठीक है, जो भी नया आपातकालीन उपाय बनाया है भारत सरकार ने। इस योजना के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन आयोग द्वारा डिजाइन किए गए आपातकालीन उपायों का कार्यान्वयन किया जाएगा। सरकार ने यह भी बताया कि इस योजना में उन्नत मौसम पूर्वानुमान, त्वरित राहत और आपूर्ति और प्रभावित क्षेत्र में तात्कालिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना शामिल होगा। इसके अलावा आपदा प्रवण क्षेत्र में बचाव की दलों की तैनाती होगी। अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक संसाधनों की पूर्ति की जाएगी। ठीक है, मंत्रालय का मानना है कि यह कदम प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को न्यूनतम करने में मदद करेगा और प्रभावित लोगों को त्वरित पुनर्वास किया जाएगा। ठीक है, सुगम बनाएगा। और सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, इनको मिलकर काम करने का फैसला सुनाया। ठीक है, तो जी सुन लो, मॉर्निंग की क्लास सुबह 6 बजे। बच्चों देखो 5:30 या 6 बजे कभी भी क्लास होगी। ठीक है, 5:30 या 6 बजे किसी भी टाइम हो सकती है। ओके, ये वाला प्रेस विज्ञापित मेरे हिसाब से आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, ये वाला देखो, संस्था का नाम अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड, लिखेंगे प्रेस विज्ञापित। तो पहले विषय लिख दीजिए कि अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों से जुड़े लेखकों और कलाकारों के पारिश्रमिक में वृद्धि। अब कैसे लिखेंगे बच्चों? तो बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में जो लेखक जुड़े होते हैं, जो कलाकार जुड़े होते हैं, जो विशेषज्ञ जुड़े होते हैं, इनके पारिश्रमिक में तात्कालिक प्रभाव से वृद्धि की जा रही है। कृपया ध्यान दें, इससे पहले भी लेखकों, कलाकारों के पारिश्रमिक में सन 2000 में संशोधन करके वृद्धि की गई थी। दरअसल पिछले कई समय से कुछ लेखक कलाकारों के द्वारा शिकायत की जा रही थी कि संस्थान के द्वारा दिया जाने वाला पारिश्रमिक की राशि बहुत कम है, जिनके कारण अच्छी प्रतिभाएं संस्थान से विमुख हो रही हैं। ठीक है, इसके अलावा लेखकों, कलाकारों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने
पारिश्रमिक की बड़ी दरों को मंजूरी देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि इससे अच्छी प्रतिभाओं को आकर्षित करने में मदद मिलेगी और कार्यक्रमों की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। ऐसे प्रेस विज्ञापित आपको लिखना है, ठीक है। चलो बच्चों आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है 7। यहां पे हमें क्या करना है, डायरी की परिभाषा लिखनी है, पटकथा की संरचना को समझाना है, ठीक है। तो चलो बच्चों, डायरी के बारे में मैंने आपको बताया ही था। डायरी क्या है बच्चों, डायरी एक मोटी जिल्द वाली नोटबुक है जिसके पन्ने पर 365 दिन की तिथियां लिखी होती हैं और हर पृष्ठ पे कुछ जगह खाली होती है जिस पे हमें सूचनाओं या निजी बातों को दर्ज करना होता है। डायरी एक तरीके का प्राइवेट डॉक्यूमेंट होता है, प्राइवेट एक दस्तावेज है, ठीक है, प्राइवेसी डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम अपने जीवन के कुछ विशेष क्षणों में घटित अनुभव, विचार, घटना, मुलाकात इसका विवरण लिखते हैं। डायरी लेखन एक निजी नितांत स्तर पर, ठीक है, सॉरी, डायरी लेखन नितांत निजी स्तर पर लिखा हुआ घटनाओं का एक ऐसा बौद्धिक भावनात्मक लेखा जोखा है जो सिर्फ और सिर्फ हम जानते हैं, कोई और नहीं, ठीक है, ये चीज है। और ये भी चीज है इसके अलावा। फिर है बच्चों जो पटकथा है इसकी संरचना। तो बच्चों ध्यान से समझें, देखो पटकथा फिल्म तथा दूरदर्शन की पटकथा में पात्र, चरित्र, नायक, प्रतिनायक, घटनास्थल, दृश्य, कहानी का क्रमिक विकास, द्वंद्व, समाधान आदि सब कुछ होता है। पटकथा में छोटे छोटे दृश्य होते हैं, असीमित घटना स्थल होते हैं। इसमें एक ही समय में अलग अलग स्थानों पर घटित घटनाओं को दिखाया जा सकता है। इसे कथा फ्लैशबैक अथवा फ्लैश फॉरवर्ड तकनीक के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। साथ ही साथ एनी फ्रैंक की डायरी का नाम और किस भाषा में लिखी गई। डायरी का नाम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जीवन 1929 से 45 तक। डायरी की भाषा डच। डायरी में वर्णन जून 1942 से अगस्त 1944 का। पटकथा की मूल इकाई क्या है, वह कैसे है, तो पटकथा की मूल इकाई दृश्य होता है और कैसे होता है पढ़ सकते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हैं। डायरी की परिभाषा, पटकथा लिखते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, तो ये रहा, हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि किसी भी दृश्य का बंटवारा करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि किन आधारों पर हम दृश्य का बंटवारा कर रहे हैं। दृश्य के साथ घटनास्थल का उल्लेख होना जरूरी है और दृश्य के साथ घटने वाली घटना के समय का संकेत भी दिया जाना चाहिए। यह भी सूचना देनी आवश्यक है कि घटना खुले अथवा बंद स्थान पे होगी। पात्रों की गतिविधियों के संकेत भी प्रत्येक दृश्य के प्रारंभ में होने चाहिए। ये चीजें होती हैं बच्चों। चलिए अब हम लोग शुरुआत करेंगे बच्चों खंड नंबर गा को, ठीक है। तो आर यू गाइस रेडी? शुरुआत करें बच्चों अपने खंड गा को, तैयार हो? इफ यस तो सारे बच्चे बोलेंगे यस सर जी। यस सर जी। खुशी पूछ रही हैं कि सर जी अधिकारी और जॉब वाले लेटर में से कोई एक करना होगा ना? हाँ, कोई एक ही करना होगा, या तो जॉब लेटर कर लीजिए या अधिकारी वाला कर लीजिए, ठीक है। अधिकारी वाले में आपको थोड़ा कम लिखना पड़ेगा लेकिन आपके जो वर्डिंग है उसके हिसाब से नंबर मिलेंगे। लेकिन जॉब लेटर में, आवेदन पत्र में जो मैंने आपको वो बता रखा है ना एक फॉर्मेट, वो लिख देंगे और एक दो चीजें चेंज करनी है वो कर देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। यस सर जी। चलो अब हम लोग खंड गा को शुरुआत करेंगे अंतराल और अंतराल वाले क्वेश्चंस को, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लूं कि लाइव में कोई दिक्कत तो नहीं चल रही है ना? नहीं नहीं नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। सो सब ठीक ठाक है तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर क्या। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या कहा गया है, ये जो आपकी वो वाली पोएम है ना, क्या नाम है अभी बताते हैं। क्वेश्चन 8 है, पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों पढ़ते हैं इसको। मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं, माँ की आंखें
आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा बस के दो पंचर पहिए हैं। पिता की आंखें लोहे साई की ठंडी सलाखें हैं। बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के दो दिए हैं। पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं। वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं, बीच की दीवार के दोनों ओर, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या कहा गया, बड़े ध्यान से समझना बच्चों। काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने लिए हैं इस चैप्टर से, इस पोयम से। क्वेश्चन क्या है, मां की आंखों को तीर्थ यात्रा के दो पंचर पहिए कहा। इसमें गलत का चयन कीजिए। इसमें गलत कौन सा है वो हमें यहाँ पे चयन करना है। तो देखो, वह इतनी वृद्ध है कि तीर्थ यात्रा नहीं कर सकती है। एक, पैसे की वजह से वह अपना इलाज करवा सकती है। गरीबी के कारण माँ को तीर्थ यात्रा के लिए भेज नहीं सकते। माँ बिल्कुल असहाय है। तो इसमें से गलत क्या है? ठीक है, दो पंचर पहिए का है, इस बारे में इसमें गलत क्या है? डी वाला, माँ बिल्कुल असहाय है। बी, ठीक है, डी, वाह, एक बच्चे का राइट आंसर आया है अभी तक, सी। हाँ देखो, माँ की आंखें तीर्थ यात्रा के दो पंचर पहिए हैं। इसमें एक ये है कि ये इतनी वृद्ध हैं कि तीर्थ यात्रा कर नहीं सकती। पैसे की वजह से वह अपना इलाज करवा नहीं सकती और असहाय भी हैं। ठीक है, और क्या नाम है, एक सेकेंड, हाँ इसमें आई थिंक देखो, इस लाइन के हिसाब से अगर मैं बात करूँ ना, इस लाइन के हिसाब से तो ये वाला गलत है कि तीर्थ यात्रा के लिए भेज नहीं सकते। भेज सकते हैं लेकिन वो जा नहीं सकती है। ठीक है, भेज सकते हैं लेकिन वो जा नहीं सकती है। ठीक है, इसलिए अब बच्चों देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन, ये एक ऐसा एमसीक्यू है बच्चों जिसमें से एक एमसीक्यू से आपके कम से कम 3 से 4 एमसीक्यू का आउटपुट निकलने वाला है। कैसे? घर में 5 जोड़ी आंखों से आशय है, घर के 5 सदस्य। घर में 5 जोड़ी आंखें, इसका मतलब क्या है, घर के 5 सदस्य। पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ है, क्योंकि विकट परिस्थिति में वो कवि को संभाल लेती हैं। कविता में गरीबी से संघर्ष कर रहे परिवार की व्यथा कथा का चित्रण है। धूमिल कवि का पूरा नाम सुदामा पांडे धूमिल है। तो क्या सही है? वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ये सबके सब हमारे बिल्कुल सही हैं। चलिए, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कवि ने पिताजी की आंखों को बुझी हुई सलाखों की तरह क्यों बताया है? पिता की आंखें कैसी हैं? लोहे की ठंडी सलाखें, बुझी हुई हैं। ऐसा क्यों है बच्चों, क्यों है? सारे बच्चे आंसर करते चलेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है? वाओ, वेरी गुड। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। पिताजी की आंखों में तेज था, परंतु गरीबी के कारण वे निस्तेज हो गए। आंखों में तेज था पहले, लेकिन वो निस्तेज हो गए थे। और एक तरीके से मान लो वो वृद्ध भी हो रहे थे, ये भी एक कारण है, लेकिन मेन कारण ये खा वाला है। ठीक, चौथा क्वेश्चन, वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं, इससे कवि का क्या तात्पर्य है? तात्पर्य है कवि का परिवार गरीब है। कवि के परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे के दुख दर्द को समझते हैं। वे सभी एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। उपरोक्त सभी, तो सारी बातें बिल्कुल सही हो जाएंगी बच्चों, है ना? सारी की बातें सारी सही हो जाएंगी। बहुत बढ़िया। पांचवा, काव्यांश के अनुसार दिए गए शब्द तथा उनके अर्थों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो क्या है? पड़ाव। पड़ाव मतलब होता है फेज या चरण। लोहे साय, लोहे के औजार बनाने वाली भट्टी। सलाखें, लोहे की छड़। दीवट, दिया रखने के लिए बनाया गया स्थान। और भुनासी यानी कि जटिल। ठीक है, सो कौन सा ठीक होगा? दो चैप्टर हैं, ये कहते हैं हुसैन की कहानी अपनी जुबानी, आवारा मसीहत दिसारा। ठीक है, सो गा वाला आपका सही है इसमें से, गा वाला, वेरी गुड, गा वाला सही है। एक काम करते हैं ना, इस फ़ोन को ना कहीं और रखते हैं ताकि मुझे दिक्कत ना हो पढ़ाने में, आपको पढ़ने में। नहीं, इसको वहाँ नहीं, सामने रखना चाहिए, है ना, ताकि आपका कमेंट आए तो इजीली मैं पढ़ सकूँ। रुकिए एक बार।
ठीक है, तो अब हम लोग काव्य खंड के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके। तो क्या है, काव्य खंड पर आधारित 4 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2-2 नंबर के आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो है काफी इंटरेस्टिंग है और मे बी सभी को इसका आंसर पता भी होगा जहां तक मुझे लगता है ना। छोटा हो जा भाई अब तू, 1 सेकेंड। हाँ ठीक है, देखो बच्चों, बालम आबो हमारे गेहरे, तुम बिन दुखिया देहरे। कबीर जी का इसमें किसका आवाहन कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? तो लिखेंगे कबीर के पद बालम आबो हमारे गहरे में वे ईश्वर का आवाहन कर रहे हैं। किसका? ईश्वर का। वे अपने ईश्वर के दर्शन के प्यासे हैं। अपने ईश्वर के दर्शन पाने के लिए उन्हें वो अपने पास बुला रहे हैं। कबीर जी कहते हैं कि शरीर रूपी पति को अपने अंदर बुला रहे हैं जिससे आत्मा और परमात्मा का मिलन हो सके। आत्मा परमात्मा के विरह में बहुत ही दुखी है। इस दुख का अंत तभी हो सकता है जब दोनों का मिलन हो जाए। कबीर के इस पद में ईश्वर के प्रति उनके प्रेम भक्ति का भाव व्यक्त हुआ है। वे अपने ईश्वर को अपना प्रियतम मानते हैं और उनके दर्शन के लिए व्याकुल हैं। बस यही बात यहाँ पे कही गई है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, खेल में रूठने पर उनके साथियों ने उन्हें डांटते हुए क्या क्या तर्क दिए हैं? सूरदास के काव्य के अनुसार बताइए। तो देखो बच्चों, खेल में कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने उन्हें डांटते हुए कई तर्क दिए। क्या? खेल में समानता का भाव होता है। खेल में ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ना अमीर ना गरीब होता है। कृष्ण की जाति अधिक ऊंची नहीं है। वे कृष्ण के आश्रम में नहीं रहते हैं। खेल में कोई हारता है तो कोई जीतता है। खेल में सब बराबर होते हैं। कृष्ण के पास अधिक गाय होने के कारण हम पे अधिकार जताते हैं, ऐसा नहीं होगा। खेल में ऐसा नहीं होता। खेल में रूठने वाले के साथ में फिर कोई खेलता भी नहीं है। हम तुम्हारी छाया के नीचे बसते नहीं है। ऐसे ऐसे तर्क डांटते हुए कहे गए थे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है आपके। इसके अलावा जाग तुझको दूर जाना कविता में कवित्री मानव को किन विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है? बादल को गिरते देखा कविता में कस्तूरी मृग के अपने पर ही चढ़ने के कारण लिखिए। तो पहले जाग तुझको दूर जाना कविता में कवित्री मानव को किन विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने को कहती है? तो लिखेंगे बच्चों, जाग तुझको दूर जाना कविता में कवित्री मानव को कई विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने के लिए उत्साह करती है। कैसे? वे कह रही हैं हिमालय के हृदय में कंपन हो रहा है, इससे भूकंप की स्थिति बन रही है या बन सकती है, लेकिन तुझे आगे बढ़ना है। इस कंपन से तुझे डरना नहीं है। अब प्रलय की स्थिति बन गई है तो ऐसी स्थिति में मनुष्य घबरा तो जाता है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन तुझे कुछ भी ना दिखाई दे, फिर भी तुझे आगे बढ़ना है। इसके अलावा कस्तूरी मृग के अपने पर ही चढ़ने के क्या कारण थे बच्चों? तो कस्तूरी मृग की नाभि के अंदर ही कस्तूरी होता है जहां से उसे खुशबू आती है, लेकिन कस्तूरी मृग उसे ढूंढने के लिए इधर उधर घूमता है। उसे सत्य का ज्ञान ही नहीं है कि खुशबू उसके अंदर से आ रही है। अतः वह उस खुशबू से उन्माद होकर जंगल में यहाँ वहां घूमता फिरता है, किंतु कस्तूरी को खोज नहीं पाता है और अंततः कस्तूरी ना मिल पाने की स्थिति में वह इतना बेचैन हो जाता है कि स्वयं पर चिढ़ने लगता है। ठीक है, स्वयं पर चिढ़ने लगता है। ये चीज है यहाँ पे। ओके, सो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं और यहाँ पे मैंने समझा भी दिया आपको अच्छे तरीके से। आई होप आपको समझ में आया होगा ढंग से। वेरी गुड। सारे बच्चे बताएंगे काव्य वाले सारे क्वेश्चन समझ में आ गए कि नहीं? मैं यहाँ पे चैटिंग देखता हूँ आप सभी बच्चों की। वन 150+ बच्चे वॉचिंग पे हैं। वेरी गुड। यस सर, आ गया समझ। चलो अब एक ऐसे टॉपिक को डिस्कशन करने वाले हैं जिसको लेके बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन होती है। दैट इज सप्रसंग व्याख्या। क्या सर जी? सप्रसंग व्याख्या, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ठीक है, 6 नंबर की आती है। पहले मैं आपको एकदम इजी वाली करवाता हूँ, बहुत इजी सप्रसंग व्याख्या करवाता हूँ,
फिर आपको आगे करवाऊंगा, ठीक है। पहले इजी वाली फिर थोड़ी हार्ड वाली। ओके, जैसे ये देखो, सबसे इजी वाली हम ले लेते हैं ये वाली, ठीक है। बादल को गिरते देखा यहाँ से। तो देखो पहले क्या करना होता है आपको सबसे व्याख्या के लिए, सारी लाइनें पढ़नी है। उन लाइनों का जो अर्थ आपको समझ में आता है वो व्याख्या में लिखना है, जो साथ समझ में आता है वो संदर्भ में लिखना है, कवि कौन है, काव्य क्या है, ये लिखना होता है। तो पहले पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। पहले लाइनों को पढ़ लेते हैं। देखो, अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के इन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देश से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विसंततु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। कौन क्या है कवि, क्या कौन काव्य है, क्या है, ध्यान से देखो बच्चों। सबसे पहले हम लिखेंगे शुरुआत की 2 से 3 लाइन, ठीक है। जब आप शुरुआत की 2 से 3 लाइन लिखोगे, लाइन नहीं शब्द, सॉरी, शुरुआत के 2 से 3 शब्द, अमल धवल गिरी, तो इससे क्या होगा, चेकर के दिमाग में ये जाएगा कि हाँ आपने जो है किस जो प्रसंग दिया गया है काव्यांश उसकी व्याख्या की है, और ये फॉर्मेट है बच्चों, ठीक है, लिखना होगा आपको। फिर बताएंगे संदर्भ। संदर्भ में 2 चीज, कवि और काव्य। तो काव्य क्या है, बादल को घिरते देखा है, कवि है नागार्जुन वर्मा जी। क्लियर है। प्रसंग, प्रसंग में बताएंगे कि इस लाइन का मुख्य सार क्या है, क्या इसमें वर्णन किया गया है, वो लिखेंगे। जैसे कि इस प्रसंग में कवि बताते हैं, उन्होंने हिमाचल पर्वत की स्वच्छ और निर्मल चोटियों पर बादल को घिरते देखा। कवि ने यहां पर बादल के सौंदर्यों का वर्णन किया है। अब जो व्याख्या आपको समझ में आई, जो लाइन का अर्थ आपको समझ में आया, सेम टू सेम लिख दीजिए। मैंने देखिए लिख रखा है इसको अच्छे तरीके से, और आपको पहले भी समझाया हुआ है। जो लाइन का मतलब समझ में आता है आपको वो लिख दीजिए, ठीक है, जो भी लाइन का मतलब आपको समझ में आए, ठीक है। फिर लिखेंगे बच्चों साहित्यिक सौंदर्य। क्या लिखेंगे, साहित्यिक सौंदर्य। तो बच्चों इसमें एक चीज आप लिख दीजिएगा, भाषा। भाषा कैसी है, सिंपल सा, सरल है सहज है। भाषा कैसी है, सरल है सहज है। भाषा कैसी है, सरल है सहज है। रस कैसा है, सेम हर एक कविता में लिख देना, अद्भुत रस है। कैसा रस है, अद्भुत। कैसा, अद्भुत। छंद कैसा है, मुक्त छंद है, मुक्त छंद है, मुक्त छंद। गुण कैसा है, माधुर्य गुण या प्रसाद गुण, एक लिख देना कोई सा भी, माधुर्य गुण या प्रसाद गुण। और ऐसे लिख देना, अलंकारों का प्रयोग है, अलंकारों का प्रयोग है, अलंकारों का प्रयोग, अलंकारों का प्रयोग, ऐसे करके साहित्यिक सौंदर्य लिख देना, ठीक है। इस तरीके से साहित्यिक सौंदर्य लिख देना। अब यहाँ पे एक और आप पंक्ति चुन लीजिए, जैसे कि एक पंक्ति मैंने ले ली है, अरे इन दोहुन राह न पाई, कहें कबीर सुनो भाई, साधो कौन राह को जाए, है ना। तो कबीर जी के काव्य अरे इन दोहुन राह न पाई से लिया गया है। चलो इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं, कैसे करोगे, कैसे करोगे व्याख्या, अरे इन दोहुन राह न पाई डैश 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 और राह को है जाए। संदर्भ क्या है बच्चों, काव्य हैं अरे इन दोहुन राह पाई से, कवि हैं कबीरदास जी। फिर प्रसंग में क्या है, तो प्रस्तुत जो पद है वो कबीर के बीजक संग्रह से उद्घृत है। यहाँ पे हिंदू एवं मुसलमान दोनों धर्मों में व्याप्त कर्मकांड एवं बाहरी जो आडंबर है उनका विरोध किया गया है ना। फिर व्याख्या देख लेंगे, जो लाइन का मतलब आपको समझ में आता है, जो भी लाइन का मतलब समझ में आता है, जो भी सेम लिख दीजिए, सेम लाइन का मतलब जो भी समझ में आता है लिख देना। फिर क्या करेंगे, कबीर का साहित्य आ जाएगा। तो याद रखिएगा कबीर की भाषा जो है कैसी है। कबीर पहले तो ये बताएंगे, एक समाज सुधारक का यहाँ पे रूप यहाँ पे बताया गया, ठीक है। भाषा बहुत ही सरल है, सहज है, हर काव्य के लिए लिख देंगे। गेय पद शैली है, अलंकारों का उपयोग है। कबीर जी की बात आएगी तो सदुक्कड़ी भाषा याद रखिएगा, और सूरदास की बात आएगी तो ब्रज भाषा याद रखिएगा, है ना, इस तरीके से। ओके, सो सेपरेशन व्याख्या ये वाली हो गई। और सेपरेशन व्याख्या इस नए पेपर की देख सकते हैं, जैसे कि ये है हस्तक्षेप वाला, कोई चीखता तक नहीं इस डर से कि मगध की व्यवस्था में दखल ना पड़ जाए। मगध में व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, मगध में ना रही तो कहाँ रहेगी। क्या कहेंगे लोग, लोगों का क्या, लोग तो यह भी कहते हैं मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं है ना। इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो लिखेंगे शुरुआत के 3 से 4 वर्ड, आखिरी के 3 से 4 वर्ड। तो काव्य क्या है, हस्तक्षेप। अवतरित कहाँ से है, कौन कवि है, श्रीकांत वर्मा। प्रसंग में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है निरंकुश राष्ट्र में कोई मार खाकर
अर्थात अत्याचार सहकर भी चिल्लाता है, चीखता नहीं, क्योंकि ऐसा करने से यानी चीखने से वहाँ की जो व्यवस्था उसमें हस्तक्षेप समझा जाता है। विरोध करना हस्तक्षेप होता है। क्या व्याख्या है? यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि मगध अब सिर्फ नाम का मगध है। यहाँ पर इतनी क्रूरता है कि यहाँ पर अब रहना मुश्किल हो गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने न सिर्फ मगध की शासन व्यवस्था का विरोध किया है, बल्कि वहां की शासन व्यवस्था के अंतर्गत लोगों के मन में जो डर पैदा हुआ है, यहाँ पर उन्हें उसका चित्र भी प्रस्तुत किया गया है। मगध साम्राज्य की बदनामी ना हो, इसलिए यहाँ के साम्राज्य लोगों पर दबाव डालता है कि वे इस मर्यादा को बनाए रखें, अर्थात अन्याय के खिलाफ जो हो, कुछ भी हो जाए, बिल्कुल भी आवाज ना उठाएं। अगर वे अपनी चुप्पी तोड़ देंगे तो इस मगध साम्राज्य के विषय में लोगों के सामने आवाज उठाएंगे तो यहाँ की शासन व्यवस्था नष्ट हो सकती है। इससे यहाँ रहने वाले मगधवासियों पर बुरा असर पड़ सकता है। ठीक है, ऐसी बातें आपको बतानी थी। सर ये 3 रुपए वाले पेन से लिखे, 10 वाले पेन से लिखे ये कैसा सवाल है भाई? आपको जिससे आप जल्दी लिख सकें, अच्छा लिख सकें, आप उससे लिखिए। ठीक है, पेपर में टाइमिंग और जो सही से लिखना वो इंपॉर्टेंस होता है। ये नहीं कि आप 10 वाला पेन ले जाएं, 20 वाला पेन ले जाएं, 100 वाला पेन ले जाएं। ठीक है, ओके। साहित्यिक सौंदर्य में भाषा कैसी है, रस, गुण, छंद, इस तरीके से लिख देंगे, बस हो गया आपका। ठीक है, ओके। चलिए, अब ये सिमटा पंक्सा सांची लाली कुछ ये कविता है संध्या के बाद वाली, और सुमित्रानंद पंत जी की लिखित है। एक सेकेंड, सुमित्रानंद पंत जी का संध्या के बाद आ रहा है आपके एग्जाम में? लेट मी चेक, एक बार मैं आपका सिलेबस देखूं। संध्या के बाद आ रहा है क्या? हाँ, नेट का प्रॉब्लम। हाँ, संध्या के बाद आ रहा है। हाँ, मैंने देख लिया, अभी संध्या के बाद में आ रहा है आपका चैप्टर। नई की जन्म कुंडली, पद्माकार, महादेवी वर्मा का सब आंखों के उजले आंसू वो हटा है, और अंडे के छिलके ये हटा है, नरेंद्र शर्मा का नींद उचट जाती है ये हटा है। सो कहाँ पे आएंगे हम? 1 मिनट। हाँ ठीक है, अब हम लोग डिस्कशन करेंगे। हाँ, ये वाला, ये है बच्चों चैप्टर नंबर, हाँ नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 है। जो मैं चैप्टर दिए गए हैं उसमें से एमसीक्यू पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों एमसीक्यू पूछता हूँ आपसे। कितने बच्चों के एमसीक्यूज आते हैं देखते हैं। बच्चों पहला क्वेश्चन का आंसर करेंगे सारे के सारे बच्चे। अब मैं फोन हाथ में ले लेता हूँ, अब आंसर आने वाले हैं सबके एक साथ, है ना, इसीलिए। गुड नाइट सर जी, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। सर पेपर में इनविजिबल कैसे हुए, एनी टिप्स? हाँ, टिप्स ये है कि कोई टिप नहीं है, एग्जाम में इनविजिबल होना है, हैं? चीटिंग कैसे करें? चीटिंग करनी है, ढंग से पढ़ो, दिमाग में फर्रे छाप छाप के लेके जाओ, चीटिंग करो दबा के एकदम। ठीक है, चीटिंग करनी है ना, मेरे हिसाब से चीटिंग ऐसे करो, दिमाग में फर्रे बना लो ढंग से किसी भी क्वेश्चन का, और क्वेश्चन देखो दिमाग में सोचो ये हाँ ये वाला फर्रा, टेप दो सारा का सारा। पॉइंट में आंसर लिखना है सर जी या पैराग्राफ में? बच्चों आपको पैराग्राफ में लिखना है, हिंदी में पैराग्राफ में लिखना है। भले ही आप एक की जगह 2 पैराग्राफ कर लीजिए, लेकिन पैराग्राफ में लिखना है, पॉइंट में नहीं लिखना आंसर आपको। पॉइंट में तो मैं आपको बताता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, सॉरी सर जी चीटिंग के लिए। चलो क्वेश्चन पहला, दोपहर का भोजन कहानी में मुख्य समस्या यानी कि मूल संवेदना क्या है बच्चों? मूल संवेदना क्या है बच्चों? सर जी कार्यव्रत बता दो, बता दिया है ऑलरेडी, सी हो जाएगा। ठीक है, बेरोजगारी एवं गरीबी को बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड, यहां पे देखो फिर से एक ऐसा एमसीक्यू है बच्चों जिसमें से एक के अंदर से आपका कई सारे एमसीक्यू का आउटपुट निकलेगा।
जैसे कि सिद्धेश्वरी ने कसम दी कि एक रोटी देती हूं, अभी बहुत सी हैं। या सिद्धेश्वरी ने बड़की की कसम दी थी। सिद्धेश्वरी ने कहा था एक रोटी देती हूं, अभी बहुत सी हैं। यहां सिद्धेश्वरी ने किसकी कसम दी थी? बड़की की कसम दी थी। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है यश शर्मा, सर थकते नहीं हो क्या आप? अरे थकना तो छोड़ो, सोते तक नहीं। थकना तो छोड़ो, सोते तक नहीं। खत्म होगा ये 15-20 मिनट लगेंगे, बस सेशन खत्म हो जाएगा। मुश्किल से 11 बजे से पहले हो जाएगा पूरा। ठीक है, 11 बजे से पहले पूरा हो जाएगा। और तब तक 201 का टारगेट पूरा करना है लाइक का। ठीक है, तो जिस बच्चे ने अभी तक लाइक नहीं किया है, इतना बड़ा बड़ा लिखूंगा मैं। ठीक है, ताकि आपको याद रहे क्या करना है, लाइक करना है। ओके, लाइक करना है, इसको जल्दी से करो। चलो, तो सिद्धेश्वरी ने कसम दी कि एक और रोटी देती हूं, अभी बहुत सी हैं। ये सिद्धेश्वरी ने जब बात कही तो बड़की की कसम दी थी। ठीक है, मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी ने रोटी के स्थान पे गुड़ या गुड़ का ठंडा रस मांगा। सही बात, बाबूजी किए रहता है। बोला बाबूजी देवता के समान है। ये कथन रामचंद्र के द्वारा रामचंद्र का जो पात्र है उसकी विशेषता दर्शाता है। दोपहर का भोजन कहानी का मूल स्वर भूख की निर्ममता से संघर्ष है। भूख की निर्ममता से संघर्ष है। तो क्या सही है? क्या सही है? वाह, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक ठीक, यहाँ पे का वाला हो जाएगा। 1 2 3 4 सब सही है। अगला 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 अगला। रामचंद्र भोजन की थाली को दार्शनिक की भांति क्यों देख रहा था? एक दार्शनिक की भांति, क्योंकि थाली में बहुत कम भोजन था जो कि पेट भरने के लिए प्राप्त भी नहीं था, इसीलिए दार्शनिक की भांति देख रहा था। दोपहर का भोजन कहानी में जीवांत पात्र के चरित्र की दृढ़ता का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही वर्णन करता है? तो जो क्या नाम है उसका, महिला का क्या नाम है? ठीक है, तो वो जो है स्त्री घर की निर्धनता को देखते हुए भी अपना संयम नहीं खोती है। वह घर के सभी सदस्यों को खुश देखना चाहती है, जिसके लिए वह छोटे छोटे झूठ भी सबसे बोलती है। खुद भूखी रहकर बाकी लोगों को भोजन करवाती है एवं किसी के सामने अपना दुख व्यक्त नहीं करती है। तो घा वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे सारी बातें बिल्कुल सही हैं। सिद्धेश्वरी, वेरी गुड। सिद्धेश्वरी है सर जी, वेरी गुड। सिद्धेश्वरी, वेरी गुड। चमेली कौन कर रहा है? जेरी। चमेली नहीं है, सिद्धेश्वरी है। चमेली गूंगे चैप्टर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अध्याय के अनुसार आपको कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, इनके शब्द अर्थ को समझना है। व्याग्रता, व्याकुलता या फिर घबराया हुआ। बर्राक, याद रखना, चमकता हुआ। पंडूक, कबूतर की तरह एक प्रसिद्ध पक्षी। कनकी, आंखें कोने से देखना। ओसारा यानी कि बरामदा। ठीक है, तो क्या हो सकता है इसका आंसर? सारे बच्चे करेंगे। और तब तक के लिए मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। 150 प्लस बच्चे वॉचिंग पे आ चुके हैं, वेरी गुड। तो ये कल की क्लास की टाइमिंग बता दो बच्चों। कल की आपकी क्लास की टाइमिंग होगी 5:30 या 6 सुबह सुबह। 5:30 या 6, ठीक है, 5:30 या 6 सुबह सुबह रहेगी आपकी क्लास की टाइमिंग। ओके, ये कौन है? सुकृति पांडे। सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद 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 धन्यवाद। सी आंसर है, सी आंसर है। सर आप लेट तो, सर आप लेट तो नहीं हो। सर क्या करना चाहिए मतलब? कल की क्लास की टाइमिंग मैं बड़े बड़े शब्दों में यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, या तो होगी 5:30 बजे। ठीक है, 5:30 AM। ठीक है, अब सबको दिख जाएगा। या तो होगी ठीक 6 बजे, इस तरह से। अब मेरे हिसाब से आपको सबको समझ में आ जाएगा, है ना? 5:30 नहीं तो 6 बजे। ठीक है, 5:30 या 6 बजे करेक्ट अभी नहीं है। 5:30 या 6 बजे कभी हो सकता है, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा सा
टाइम का इधर उधर हो ही जाता है। सर जी सो जाओ अब, अभी कैसे? 10 AM 10 AM भी लाइव होगी बच्चों, चिंता मत करो, 10 बजे भी लाइव होगी। लाइव क्लास एक ही नहीं होगी कि बस एक लाइव क्लास होगी काम हो गया आपका, ना 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 ना, कई लाइव क्लास होगी, 4-5 लाइव क्लास होंगी आपकी। सर आप तो टॉप हो, हमारे होप हो, वाह क्या बात है। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं बच्चों। गद्य खंड पर आधारित आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं, 4 में से किन्हीं 2 के। पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, टाइम ज्यादा हो गया है तो मैं सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर आपको समझाते चलता हूं और आप इसको ध्यान से समझते हुए चलिएगा बच्चों, ठीक है? मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा, ठीक है? अरे छोटा हो जा। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देखिए, ठीक है? हामिद ने चिमटे की उपयोगिता सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए, तो आओ समझते हैं। हामिद ने चिमटे की उपयोगिता सिद्ध करते हुए निम्नलिखित तर्क दिए। सबसे पहला, चिमटा बड़े काम की चीज है, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेंक लो, दूसरे को आग पकड़ा दो। खिलौने तो थोड़ी देर में टूट फूट जाएंगे, चिमटे का कुछ नहीं बिगड़ेगा। चिमटे को देखकर अम्मा मेरी खुश हो जाएगी, वो मुझे दुआएं देगी, और तुम्हारे खिलौने देख के तुम्हारी मम्मी तुम्हें डांटेगी। चिमटा एक ऐसा खिलौना है, इसे कंधे पे रख लो तो बंदूक है, हाथ में ले लो तो फकीरों का चिमटा है, और मंजीरे का भी काम किया जा सकता है। चिमटे का कोई बाल वाका नहीं कर सकता। इस प्रकार चिमटा खिलौनों का बादशाह रुस्तम हिंद सिद्ध हुआ। बच्चों ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में इस तरीके से कि रुस्तम हिंद शब्द किसके लिए उपयोग किया गया है, वर्णन कीजिए। ठीक है, आ सकता है ऐसे करके। ओके जी सर, सही कहा। तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, चल ये लोग हमारा घर ना बढ़न देंगे, सुकिया के इस कथन के आधार पे खानाबदोश कहानी की पूरी संवेदना बताइए। तो बच्चों खानाबदोश कहानी की संवेदना क्या है? खानाबदोश कहानी में सुकिया तथा मानो जैसे लोगों की शोषण भरी जिंदगी का पता चलता है। सुकिया तथा मानो मजदूर वर्ग तथा सूबे सिंह पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। सुकिया और मानो गरीब और पूंजीपति के रूप में सूबे सिंह है। सुकिया और मानो का एक सपना है कि वो भी अपना घर बनाए, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं, परंतु सूबे सिंह को ये ठीक नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे पूंजीपति वर्ग श्रमिकों की दशा को हमेशा उसी दशा में रखना चाहता है ताकि उसका काम चलता रहे, है ना? खानाबदोश कहानी में मानो और सुकिया अपनी दशा सुधारना चाहते हैं, अपने खानाबदोश जीवन से मुक्ति पाना चाहते हैं, परंतु सूबे सिंह उन्हें तरह तरह से तंग करता है और उनके सपने तोड़ देता है, उनकी ईंटों को तोड़कर। ठीक है, इस तरीके से आपका ये वाला है। ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, भारतेंदु जी के समय हिंदुस्तान की दशा कैसी थी बच्चों? तो देखेंगे भारतेंदु जी के समय हिंदुस्तान की दशा। भारतेंदु जी के समय देश की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति काफी पिछड़ी हुई थी। देश पर अंग्रेजों का शासन था। वे हमारा सारा कच्चा माल सस्ते दामों पे खरीद कर विदेशों में भेजते थे, और वहां से माल हमारे देश में मनमानी कीमत पर बनवा के बेचते थे, जिससे हमारे उद्योग धंधे, छोटे मोटे हस्तकरघा उद्योग, छोटे शिल्प उद्योग बंद हो गए, खेती बिगड़ गई, आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। इन सभी का देश की आम जनता पर सबसे ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि उनके जो दोहरे स्तर का शोषण था वो किया जा रहा था। अंग्रेज एक तो कर ही रहे हैं, ऊपर से अब उनके जो रोजगार के अवसर है वो तक खत्म कर दिए। एक तो उच्च वर्गीय सामंतवादी सोच के कारण, तो दूसरा अंग्रेजी शासन के रूप में समाज में जो बुरी कुरीतियां हैं इसके कारण। इसके अलावा समाज में बहुत सारी बुरी कुरीतियां थी, अंधविश्वास, जादू टोना, जाति प्रथा, अनमेल विवाह, छुआछूत, धर्म के आधार पर भेदभाव, दलित समस्या, स्त्रियों की दीनहीन दशा, ऐसी बहुत सारी सामाजिक बुराइयां समाज में भारतेंदु जी के समय फैली हुई थी। इस प्रकार देखा जा सकता है कि भारतेंदु के समय राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक प्रत्येक स्तर पर भेदभाव, शोषण, अन्याय तथा हीन भावना व्याप्त रही थी। ठीक, अगला क्वेश्चन कि टॉर्च बेचने वाले पाठ में 5 साल के बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात किस स्थिति में हुई? तो 5 साल बाद एक दोस्त देखता है कि एक मंच पर साधु भाषण दे रहे हैं और सब उसका भाषण बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। वह साधु लोगों को अंधकार का डर दिखाकर ज्ञान के प्रकाश में आने के लिए कहता है। उस साधु की बात सुनकर पहला मित्र हंस पड़ता है, लेकिन जब उसके निकट जाता है
तब उसे पता चलता है ये तो इसका वही पुराना मित्र है जो उसे 5 साल पहले उसने मिलने का वादा किया था। इस तरह दोनों एक दूसरे से अचानक मंच पर मिलते हैं, जिससे एक साधु बना होता है तो दूसरा टॉर्च बेचने वाला बना होता है। बस ऐसे आपको आंसर लिखना है इसका। ठीक है, शब्द व्याख्या आ जाइए करते हैं, शब्द व्याख्या आ जाइए करते हैं, बड़ी जल्दी करेंगे, बड़ी जल्दी करेंगे। तो गद्यांश की शब्द व्याख्या करनी है। आज ऐसा कौन है जो गूंगा नहीं है, किसका हृदय समाज, राष्ट्र, धर्म और व्यक्ति के प्रति विद्वेष से, घृणा से छटपटाता नहीं, किंतु फिर भी कृत्रिम सुख की छलना अपने जालों में उन्हें उसे फंसा नहीं देती, क्योंकि वह स्नेह चाहता है, समानता चाहता है। गूंगे वाले चैप्टर से है, और ये वाला देखेंगे तो ये आपकी उसकी माँ चैप्टर से है। ठीक है, तो चैप्टर से जो भी यहाँ पे लिया गया ना, कैसे लिखेंगे, शुरुआत के 3 से 4 वर्ड। ठीक है, शुरुआत के 3 से 4 वर्ड। आज ऐसा कौन है, डैश 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 समानता चाहता है। तो देखो, गद्य चैप्टर का नाम है गूंगे, लेखक का नाम है रंगे राघव। प्रसंग, इस अंश में विकलांगों के प्रति समाज की जो संवेदनहीनता है इसका वर्णन किया गया है। किसका, संवेदनहीनता का वर्णन किया गया है। तो व्याख्या करेंगे, गूंगे की दशा को देखकर चमेली यह सोचती है कि आज के समय में ऐसा कौन है जो गूंगा नहीं है। आज मानव संवेदनहीन हो गया है। समाज, राष्ट्र, धर्म, व्यक्ति के प्रति हर व्यक्ति कुछ करने की चाह तो रखता है, परंतु अन्याय का विरोध कर नहीं पाता। उसे अपनी सुख सुविधाओं को खो जाने का भय होता है। वह मुंह में शब्द होकर भी गूंगा होता है, इसीलिए गूंगा स्नेह चाहता है, वह अपना हक चाहता है। साहित्यिक सौंदर्य क्या है इसमें, मैंने देखो व्याख्या बहुत छोटी लिख दी है, आपको इतनी छोटी नहीं, इससे डबल लिखनी है, कम से कम डबल, इससे डबल मैंने छोटी लिखी हुई है। ठीक है, अब है चित्रण क्या है, तो समाज की संवेदनहीनता का, भाषा, खड़ी बोली का प्रयोग, व्यंग्यात्मक शब्दों की बहुलता, रोचकता है, अन्याय को देखकर चुप रहने वाले जो लोग हैं उनको भी गूंगा कहा गया है। ठीक है, और व्याख्या दिखाता हूं आपको, जैसे कि ये ईदगाह वाला जो आपका चैप्टर है ना, ये ईदगाह वाला, इसकी व्याख्या, एक सेकंड, ये तो क्वेश्चन आंसर हो गए। हाँ एक सेकेंड, हाँ ये देखो, ये खाना बदोश आपका जो चैप्टर है ना, खाना बदोश वाला, उससे संबंधित ये व्याख्या देख सकते हैं कि मानो का हृदय फटा जा रहा था, टूटी फूटी ईंटों को देखकर वह बौरा गई थी, जैसे किसी ने उसके पक्की ईंटों के मकान को धराशाही कर दिया था। जसदेव काफी देर बाद आया था, वह निरपेक्ष भाव से चुपचाप खड़ा था, जैसे इन टूटी फूटी ईंटों से उसका कुछ लेना देना ही ना हो, है ना, इस तरीके से। तो लिखेंगे क्या, वही 3 से 4 वर्ड, शुरू के आखिरी के 3 से 4 वर्ड। संदर्भ क्या है, तो गद्य है खाना बदोश और लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। प्रसंग में क्या है, तो प्रस्तुत अंश में उस समय का चित्रण है जब मानो रात में पाती गई ईंटों को आज सुबह सुबह टूटा फूटा पाती है तो उसका घर बनाने का सपना टूट जाता है। व्याख्या कर देंगे बच्चों कि मानो का हृदय फटा जा रहा था, वह पागल सी हो गई थी, उसका सपना किसी ने तोड़ दिया था। टूटी फूटी ईंटों को देखकर उसे लगा कि किसी ने उसकी पक्की ईंटों के मकान को तहस नहस कर दिया। उसके कुछ देर बाद जसदेव वहां पे आया और वो ऐसे खड़ा हो गया जैसे इस पूरे के पूरे इस इंसिडेंट से उसको कोई लेना देना ना हो। ठीक है, मजदूर होते हुए भी जातिगत आधार पे अपने श्रेष्ठ या निम्न समझकर एक मजदूर दूसरे मजदूर की लड़ाई को कभी अपना नहीं समझता, तो शोषण मुक्त समाज की कल्पना भी दम तोड़ देती है और ऐसे में मानव का जो मन था बहुत ही स्थिर हो जाता है। साहित्यिक सौंदर्य क्या है, मानव की दशा को बताया गया है और जसदेव की तटस्थता बताई गई है। खड़ी बोली का प्रयोग है, भाषा सरल सहज है, व्यंग्यात्मक शैली है, ठीक है, और रोचकता है, इस तरीके से ये पॉइंट है। ठीक है, आ गया समझ आपको बच्चों। ये जो सेशन व्याख्या समझाई है सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे समझ में आएगी नहीं, और जितने भी बच्चे सेशन में ज्वाइन है, जितने भी देख रहा हूं मैं 200 प्लस बच्चे वॉचिंग पे हैं, बच्चों लाइक की संख्या जल्दी से 301 कीजिए। ठीक है, जल्दी से 301 कीजिए। टारगेट तुम्हारा 10151 का था, अब इसको डबल करिए जल्दी से। ठीक है, क्योंकि जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा बच्चे भी ज्वाइन है, तो जल्दी से इसको करेंगे। ठीक है, और देखते ही देखते 20 प्लस लाइक्स और बढ़ चुके हैं यहाँ पे हमारे। वेरी गुड, यस सर, ये समझ में आ गया। चलो एक आधी आपको मैं और व्याख्या करवा देता हूं जो इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, अजा अजा ये तो करवा दिया ना मैंने, हाँ करवा दिया। चलो हम सेकंड बुक जो है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देख लेते बच्चों, ये रहा। ठीक है, सेकंड हमारा जो चैप्टर, हमारी जो किताब है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को अब हम देखेंगे।
जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। देखो बच्चों क्या लिखा है, हुसैन की कहानी, सजी पेन ढंग से आना चाहिए भाई। देखो, हुसैन की कहानी अपनी जवानी पाठ के दोनों अंशों का वर्णन कीजिए। ठीक है, दोनों अंशों का आपको वर्णन करना है बच्चों। तो दोनों अंश कौन कौन से थे, देखो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, ये रहे। सबसे पहला एक अंश है बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल का, दूसरा है रानीपुर बाजार का। बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में वो क्लास वाले इंसिडेंट्स लिखेंगे, हूबहू चिड़िया बनाता है, 10 में से 10 नंबर मिलते हैं और टीचर को पता चल जाता है इसके अंदर एक कलाकार छुपा हुआ है। दूसरा रानीपुर बाजार का, जहां हुसैन से अपने पारिवारिक व्यवसाय को स्वीकार करने की अपेक्षा की जा रही थी, किंतु वहां भी हुसैन के अंदर का कलाकार उनसे चित्रकारी कराता रहा। अंततः हुसैन के पिताजी ने अपने बेटे के हुनर को पहचाना, उनकी परेशानी, उनकी रोशनी ख्याली ने हुसैन को एक महान चित्रकार बना दिया। ठीक है, जब वो मिलते हैं ना बेंद्रे साहब और इनसे मिलते हैं इनके पिता से मकबूल के, तो उनकी प्रतिभा के बारे में बताता है, बेंद्रे साहब इनको बताते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन, लेखक शरत कहानी में गढ़कर सुनाने की प्रतिभा कब पनपी तथा उसका विकास कैसे हुआ। यानी कि लेखक शरत जो है ना, वो किसी भी बात को कहानी की तरह गढ़ देता था। ठीक है, तो ये प्रतिभा उसके अंदर कब और कैसे विकसित हुई। सर आप ज्योग्राफी पढ़ाते हो, 11th की अगर बात करते हो तो जी हाँ पढ़ाते हैं, 12th की भी पढ़ाते हैं, लेकिन अभी टाइम कम है तो इसलिए 12th को स्किप करना पड़ रहा है। ठीक है, जो 12th के इंग्लिश के बाद, इंग्लिश से लेके जितने भी एग्जाम है 12th के, उनकी तैयारी करवाएंगे 11 मार्च के बाद, 11 मार्च से है ना, तो वो करवा देंगे, चिंता मत करो। ठीक है, शरत में कहानी गढ़कर सुनने की जन्मजात प्रतिभा थी। वह 15 वर्ष की आयु में इस कला में पारंगत होकर गांव में विख्यात हो चुका था। ठीक है, 15 वर्ष की आयु में ही गांव के जमींदार गोपाल दत्त मुंशी के पुत्र अतुल चंद्र ने उसे कहानी लिखने के लिए प्रेरित किया था। अतुल चंद्र शरत को थिएटर दिखाने कलकत्ता ले जाता और शरत से उनकी कहानी लिखने को कहता। शरत ऐसी कहानियां लिखता कि अतुल चकित रह जाता। अतुल के नए कहानियां लिखते लिखते शरत ने मौलिक कहानियां भी, यानी कि अपनी मौलिक कहानियां भी लिखनी शुरू कर दी थी बच्चों। ठीक है, इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, गा वाला, कला के प्रति लोगों का नजरिया पहले कैसा था, अब उसमें क्या बदलाव आया है। तो आओ बच्चों इसे भी समझते हैं। देखो इस तरीके से लिखेंगे, कला के प्रति मतलब अब जो है लोग कला की कदर करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि पहले कदर नहीं करते थे, पहले कदर करते थे लेकिन सीमित थी। पहले कहाँ सीमित थी, केवल राजा महाराजा अंग्रेजी अफसर थे इनकी दीवारों तक। लेकिन आज कला और कलाकार दोनों का सम्मान किया जाता है, यहां तक कि अब तो शिक्षा में भी इसे अभिन्न अंग बना दिया गया है। आज यह जीविका का मजबूत साधन है। देश विदेशों में कलाकार आज इसके माध्यम से पैसा, नाम, दौलत, शोहरत कमा रहे हैं। इसके अलावा आज आदमी भी कला में रुचि रखता है, वो बड़े बड़े पेंटर्स की कॉपी को अपने घर पे लगाता है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि कला के प्रति लोगों का नजरिया पहले से बदल चुका है। बच्चों एक बार सारे बच्चे मुझे ये बताएंगे कि आपको 2-4 क्वेश्चन और समझने हैं, क्वेश्चन 4th यानी कि सेकंड बुक के। इफ यस तो आप लिखेंगे 14 यस सर। ठीक है, 14 यस सर, देन आई विल अंडरस्टैंड कि आपको और भी 1-2 क्वेश्चन समझने हैं। असी सक्सेना, यस सर जी। बच्चों 293 लाइक्स हो चुके हैं, अब हमें बस यहाँ पे 1-2 और करवाने हैं, 301 पूरा हो जाएगा। जल्दी कीजिए सारे बच्चे। ग्रामर करवा दो बच्चों, ग्रामर हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, अंतराल बुक की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 शॉट अलग से आ जाएगी, सुबह सुबह अंतराल 1 शॉट अलग आ जाएगी। ठीक है, ये कौन है, टमाटर हब, टमाटर हु। सर पेपर बंक कैसे करें, मत जाओ, पेपर बंक हो जाएगा और क्या। और पिछले पेपर में जो कुछ क्वेश्चन करवाए हैं उनको आपको क्विक रिवाइज करवाता हूं। ठीक है, क्विक रिवीजन करवाता हूं, ध्यान से देख लेना। ठीक है, देखो दुकान पर बैठे बैठे मकबूल के भीतर कलाकार उनके किन क्रियाकलापों से अभिव्यक्त हुआ है। तो आओ बच्चों देखते हैं। दुकान पर बैठे बैठे मकबूल की कलाकारी, मकबूल दुकान पर बैठने के बाद भी ड्राइंग करता तथा पेंटिंग करने में अपना ध्यान लगाता है।
मकबूल दुकान के गल्ले का मुंह जुबानी हिसाब रखता था, ज़्यादा दुकान चलती नहीं थी। इसके साथ ही साथ वो आसपास आने जाने उठने बैठने वाले लोगों के स्केच बनाता, जैसे कि घूंघट ओढ़े मेहतरानी का, पेंच वाली पगड़ी पहने गेहूं की बोरी उठाने वाले मजदूर का, सिजदे के निशान का, दाढ़ी युक्त पठान का, बकरी के बच्चे का स्केच बनाता है। यहाँ पे एक नोटेबल बात यह है कि उसने एक फिल्म देखी थी। कौन सी फिल्म? सिंघड़, जिससे प्रेरित होकर उसने अपनी किताबें बेची और ऑयल पेंटिंग करना आरंभ कर दिया। इसी फिल्म ने ऑयल पेंटिंग के लिए उसे प्रेरित किया और अपनी पहली ऑयल पेंटिंग भी उसने चाचा मुराद अली की दुकान पर बैठकर ही बनाई थी। ठीक है जी सर। आगे अगला क्वेश्चन है बच्चों कि आवारा मसीहा दिसहरा पाठ में उस समय वो ये सोच भी नहीं सकता था कि मनुष्य को दुख पहुंचाने के अलावा साहित्य का कोई उद्देश्य हो सकता है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? आपके विचार में साहित्य के कौन से उद्देश्य हो सकते हैं? तो आओ बच्चों समझते हैं। देखो, शरत चंद्र का प्रथम साहित्य से परिचय। शरत चंद्र को बचपन में साहित्य दुखदाई लगता था, क्योंकि उनके विद्यालय में जब उनसे सीता वनवास, चारुपाठ, सद्भाव सद्गुण तथा प्रकांड व्याकरण जैसी साहित्यिक रचनाएं पढ़ाई जाती थी जो कि उन्हें अच्छी नहीं लगती थी, फिर पंडित जी द्वारा रोज परीक्षा के लिए उनको दंड दिया जाता था, मार खानी पड़ती थी। इसे लेखक सोचता था साहित्य का उद्देश्य इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता किसी को मार खाने के अलावा। ठीक है, इसके अलावा मेरे विचार से साहित्य के बहुत उद्देश्य हो सकते हैं। जैसे साहित्य मनुष्य को मनोरंजन का उत्तम साधन है। यदि मनुष्य का एक अच्छा साहित्य पढ़ता है तो उसका ज्ञान बढ़ता है, उसकी सोच को नई दिशा मिलती है। साहित्य के माध्यम से इतिहास की सही जानकारी मिलती है। साहित्य पढ़ने से समाज में व्याप्त सामाजिक मान्यताओं, विषमताओं, कमियों और खूबियों आदि को जाना जा सकता है। इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका ये है। वाओ, 311 लाइक्स पूरे हो गए हैं। वाओ, वेरी गुड। कितने कितने बोले मैंने बोला 311। ठीक है, जितना मैंने बोला था उससे भी ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर, या फिर यूं कहें कि आज के इस 1.5 घंटे के महा एपिसोड में क्लास 11th के अपने हिंदी ऐच्छिक, हिंदी इलेक्टिव से कहते हैं, इसी के फाइनल के एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर था बच्चों, इसको पूरा कर लिया। टोटल हमें 1.5 घंटा लगा है, 1 घंटा 30 से 35 मिनट। लेकिन हाँ, अब मैं ये आशा कर सकता हूँ बच्चों, जो भी पेपर आपको मैंने बताया है इससे आपकी तैयारी अच्छी हुई होगी। एक बार ना आप सारे बच्चे जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो मुझे कि 1.5 घंटा जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, कितनी अच्छी तैयारी है आपको। कमेंट करके जल्दी से बताओ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके आप हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों में इसको शेयर करेंगे तो उनकी भी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो बस आज के सेशन के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे एक और सैंपल पेपर की वीडियो के साथ। अगर आपको फेस कैम चाहिए आज के इसी लाइव सेशन जैसा, इस वीडियो जैसा, तो कमेंट कर दो फेस कैम। वीडियो चाहिए तो वीडियो कमेंट कर दो। ठीक है ना, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, डिमांड होगी, वैसी जैसे सप्लाई की जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चले मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी को आपके हिंदी के फाइनल एग्जाम के लिए मेरी तरफ से विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। अच्छे एग्जाम कीजिएगा और तैयारी तो अच्छी करवाई दिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।